हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे हिस्ट्री के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज। और हमने अपने टोटल 3 लेक्चर्स पहले कंप्लीट करवा दिए हैं। आज हम आ जाते हैं अपने लेक्चर नंबर 4 पर। और इस मतलब सीरीज में टोटल 10 पार्ट्स आने वाले हैं हमारे हिस्ट्री के। और जो हमारे ये पहले 4 पार्ट्स हैं ये एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री से होंगे, और जो नेक्स्ट 6 पार्ट्स होंगे वो होंगे हमारे मॉडर्न हिस्ट्री से। ठीक है, अगर आपको ये देखनी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हो। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, तो चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आज के फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एग्रेरियन स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। गुप्ता पीरियड के टाइम पे जो एग्रेरियन स्ट्रक्चर था उसके बारे में हमें कुछ चीज़ें बतानी है। सबसे पहले खिला वेस्टलैंड, वस्ती हैबिटेबल लैंड, गपाता सराहा पेस्टोरल लैंड। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द पेयर गिवन अबव आर करेक्टली मैच्ड। कौन से पेयर जो है वो करेक्टली मैच्ड है। ठीक है, अब देखो जो खिला, देखो मतलब गुप्ता के टाइम पे मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी, कौन कौन से रूलर हुए हैं, फेमस रूलर हुए हैं। ठीक है, उसके बाद और भी कई सारी चीज़ें बताई थी, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। लेकिन ये जो बता रखा है कि वहाँ पे लैंड किस टाइप की थी। ठीक है, इसमें बता रखा है कि वहाँ पे लैंड किस किस टाइप की थी गुप्ता के टाइम पे। गुप्ता के टाइम पे जो लैंड थी ना वो 5 पार्ट्स में डिवाइड थी। खिला, खिला किसको बोलते थे? वेस्टलैंड को ही बोलते थे। किसको बोलते थे? वेस्टलैंड को ही बोलते थे। वस्ती, वस्ती किसको बोलते थे? हैबिटेबल लैंड, जहाँ पे रह सकते थे उसको बोलते थे हैबिटेबल लैंड को वस्ती। वस्ती मतलब बस्ती ऐसा मान सकते हो। गपाता सराहा किसको बोलते थे? पेस्टोरल लैंड को बोलते थे। ठीक है, ये भी सही है कि पेस्टोरल लैंड को क्या बोलते थे? गपाता सराहा बोलते थे। 2 टाइप्स की लैंड और भी थी। एक तो थी क्षेत्रा, एक तो थी क्षेत्रा। क्षेत्रा किसको बोलते थे? कल्टीवेबल लैंड को बोलते थे। कल्टीवेबल लैंड, ठीक है, कल्टीवेबल लैंड को बोलते थे क्षेत्रा। और एक और लैंड थी अपराहता। ठीक है, अपराहता। ये जो अपराहता था ये किसको बोलते थे? जंगल लैंड को। ठीक है, जंगल या फिर वेस्ट लैंड, जंगल और वेस्ट लैंड। ठीक है, तो ये वाली 5 लैंड्स थी गुप्ता के टाइम पे जो काफ़ी ज़्यादा फेमस थी। ठीक है, तो ये लैंड्स आपने देख ली, तो तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर क्या आ गया हमारा? ए। ये गुप्ताज के टाइम पे लैंड थे। अब गुप्ताज के टाइम की चीज़ें हम बहुत सारी कर चुके हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत बची भी हुई हैं, जैसे कि पहाड़पुर कोपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। जैसे कि 1 सेकेंड, पहाड़पुर कोपर प्लेट इंक्रिप्शन। ठीक है, ये किसके बारे में बताता है? यही बताता है लैंड्स के बारे में, कि वहाँ पे किस किस टाइप से लैंड्स जो हैं वो डिवाइडेड थी। ठीक है, किस किस टाइप से जो लैंड थी वो डिवाइडेड थी। और यहाँ पे जो लैंड के रिकॉर्ड्स को जो मेंटेन करता था वो कौन था? उसका नाम क्या था? उसका नाम था उस्तापाला। मतलब एक पोस्ट होती थी उस्तापाला, जो सारे लैंड रिकॉर्ड्स को क्या करता था? मेंटेन करता था। ठीक है, तो याद रखना सारे लैंड रिकॉर्ड्स को। ये लैंड जो क्लासिफिकेशन है किसमें दिया गया? पहाड़पुर कोपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में दिया गया। गुप्ता पीरियड की जो लैंड डिवाइडेड थी, और कौन इसको मेंटेन करता था? मेंटेन करता था जो भी लैंड्स के रिकॉर्ड थे उसको उस्तापाला। ठीक है, उसके बाद देखो, हाँ ये तो हो गया हमारा लैंड्स के बारे में। उसके बाद वहाँ पे जो ग्रुप या कलेक्शन ऑफ विलेजेस होता था, ग्रुप और कलेक्शन ऑफ विलेजेस गुप्ता टाइम, कलेक्शन ऑफ विलेजेस जो गुप्ता टाइम पे होता था उसको क्या बोलते थे? उसको क्या बोलते थे? उसको बोलते थे पिथाका और संताका। ठीक है, उसको बोलते थे पिथाका और संताका। ठीक है, एंड संताका। फिर जो जो मतलब विलेज की स्मॉलर यूनिट होती थी उसको अग्राहा या पट्टा भी बोलते थे। अग्राहा या फिर पट्टा भी बोलते थे। किसको? स्मॉलर यूनिट ऑफ विलेज को, स्मॉलर यूनिट ऑफ विलेज को।
ठीक है। इसके बाद ईरान पिलर इंस्क्रिप्शन, ठीक है, ईरान पिलर इंस्क्रिप्शन, ये तो हो गए पहाड़पुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। एक थे ईरान पिलर इंस्क्रिप्शन, ईरान पिलर इंस्क्रिप्शन, ठीक है। जो ये ईरान पिलर इंस्क्रिप्शन थे किसके बारे में बताते हैं? बुद्धगुप्त के बारे में बताते हैं, बुद्धगुप्ता के बारे में। ये भी एक टाइप का बोल रही हूँ, एक गुप्ता रूलर थे, ठीक है। ये बुद्धगुप्त के बारे में कुछ बताते हैं। एक टर्म्स बहुत ज़्यादा यूज़ होती है गुप्ता पीरियड में, महातारा। महातारा क्या होते थे? ये होते थे गांव के बड़े बूढ़े, आप मान सकते हो, विलेज एल्डर्स, ठीक है, विलेज एल्डर्स। मतलब जो भी वहाँ का विलेज हेडमैन होता था ना, वो इन्हीं से पूछ के अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो करता था, उसको बोलते थे महातारास, ठीक है। स्पाइस, स्पाइस को उस टाइम पे क्या बोला जाता था? स्पाइस को बोला जाता था दूतकाज, दूतकाज, ठीक है, दूताकाज स्पाइस को बोला जाता था। हाई रैंकिंग ऑफिसर्स, मैंने एक बार बताया था, कुमार अमात्याज होते थे और अयुक्ताज होते थे। अयुक्ताज और कुमार अमात्याज क्या होते थे? हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स होते थे, ठीक है। एक और टर्म यहाँ पे यूज होती है, क्या? खैदियता पतिका, पाकिता, ठीक है, ये टर्म है जो भी है, खादी आला पकीता, ठीक है, जो भी है ये टर्म है। ये क्या होता थे? रॉयल किचन के सुपरिटेंडेंट होते थे, सुपरिंटेंडेंट ऑफ रॉयल किचन। ये क्या होते थे? रॉयल किचन के सुपरिटेंडेंट होते थे, ठीक है। रॉयल किचन के सुपरिटेंडेंट होते थे खायला पति का, जो भी है, ठीक है, खाद्य पति का, ऐसे कुछ आप सोच सकते हो कि खाद्य का जो पति का होगा, रॉयल किचन का जो सुपरिटेंडेंट होता है उसको बोलते थे। गुप्तास के टाइम पे ना, ये तो चलो डिफरेंट हो गया, पहाड़पुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन हो गया, ईरान पिलर इंस्क्रिप्शन हो गया, बहुत सारे मतलब क्या क्या टर्म्स यूज होती हैं वहाँ पे ना, डिफरेंट टाइप्स के टैक्सेस भी लिए जाते थे। यहाँ पे क्या था? बहुत टाइप के टैक्सेस भी लिए जाते थे गुप्ता के टाइम पे, कई सारे टाइप के टैक्सेस भी थे, ठीक है। अगर उन टैक्सेस की बात करें तो सबसे पहले टैक्स पे आते हैं भागा। भागा नॉर्मल टैक्स होता था जो प्रोड्यूस पे लगता था, 1/6 ऑफ प्रोड्यूस, ठीक है। फिर आ जाता है एक भोगा। भोगा क्या होता था? ये पीरियोडिक सप्लाई होती थी, फ्रूट्स, मतलब फ्यूल, फायरवुड, फ्लावर, जो किंग को देने पड़ते थे, मतलब हर एक गांव को, मतलब ऐसा था कि मतलब कुछ जो बेसिक चीज़ें देनी पड़ती थी, उनकी पीरियोडिक सप्लाई करनी पड़ती थी, उसको बोलते थे भोगा, ठीक है। ये किंग को करने पड़ते थे, विलेजर्स को, ठीक है। फिर आते हैं हमारे कारा। कारा क्या होते थे? ये मेनली जो विलेजर्स पे जो मेनली पीरियोडिक टैक्स लगाए जाते थे नॉर्मली, मतलब आपको गांव में रह रहे हो तभी कारा मतलब विलेज टैक्स आप मान सकते हो, ठीक है। उसके बाद बली। बली मतलब वॉलेंटरी टैक्स, जो मतलब जो पीपल खुद देते थे, बाद में ये बली जो था क्या हो गया था, कम मैंडेटरी भी हो गया था, ठीक है। तो ये बली मतलब वॉलेंटरी टैक्स होता था, वॉलेंटरी टैक्स होता था जो पीपल दे देते। उसके बाद हमारा उदियांगा। उदियांगा, उदियांगा क्या होता था? ये होता पुलिस टैक्स। ये क्या होता था? पुलिस टैक्स। ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए होता था, ठीक है। मतलब पुलिस स्टेशन वगैरह मेंटेन करने के लिए जो लोगों पे लगाया जाता था वो होता था उदियंगा पुलिस टैक्स, ठीक है। उसके बाद भी और भी है, जैसे कि उपारिकारा। उपारिकारा क्या होता था? एक्स्ट्रा टैक्स, मतलब डिफरेंट और एक्स्ट्रा टैक्स कुछ भी मान लो, ठीक है। ये एक्स्ट्रा टैक्स था उपारिका, किसी भी चीज़ के ऊपर, कारा मतलब विलेज टैक्स और उसके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स, ठीक है, ऐसा मान सकते हो। उसके बाद आप आ सकते हो हिरण्य। हिरण्य क्या होता था? जो गोल्ड पे टैक्स लगता था, ठीक है, उसको बोलते थे हिरण्य। फिर है वाता भूता। वाता भूता मतलब कोई भी भूत प्रेत से रिलेटेड कोई भी, अगर आपको कर्म कांड करने हैं तो उससे रिलेटेड जो भी होता था वो उस पर भी टैक्स लगता था, ठीक है। फॉर राइट्स ऑफ विंड्स एंड स्पिरिट्स, उससे रिलेटेड कुछ भी काम करना है तो क्या लगेगा? आप पे टैक्स लगेगा। शुल्का। शुल्का मतलब कस्टम ड्यूटी आप मान सकते हो, कस्टम टोल, ठीक है, ये वाले मान सकते हो। उसके बाद यहाँ पे लगता था क्लिप्ता, ठीक है, क्लिप्ता लगता था, और या फिर इसको आप बोल सकते हो किलप्ता, ठीक है। ये जो था ये जो लैंड टैक्स लगता था, मतलब कैपिटल गेन्स टैक्स होता है ना, लैंड या फिर सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, लैंड टैक्स मान लो इसको। लैंड टैक्स मतलब लैंड
खरीदने बेचने पे, सेल और परचेज पे, सेल और परचेज पे जो टैक्स लगता था उसको बोलते थे कलिप्ता और उपाकलिप्ता। ठीक है, लैंड के सेल परचेज पे जो टैक्स लगता था उसको बोलते थे कलिप्ता। शुल्का, भागा, भोगा, कारा, बलि, उदियंगा, उपारिका, हिरण्या, वाता, जो भी था। ठीक है, और ये जो थे ग्रुप ऑफ विलेजेस को क्या बोलते थे, पिथाका और संताका, और स्मॉलर यूनिट ऑफ विलेज को अग्राहा और पट्टा बोलते थे। ठीक है, और खाद्य आपूर्तिका किसको बोलते थे, सुपरिटेंडेंट ऑफ रॉयल किचन, आयुक्ताज हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स होते थे। स्पाइस को दूतकाज बोलते थे। महातारास क्या होते थे, विलेज के एल्डर्स होते थे। ईरान पिलर इंस्क्रिप्शन बुद्धगुप्त के बारे में बताते हैं, और पहाड़पुर कोपर इंस्क्रिप्शन लैंड्स के बारे में बताते हैं, जिसके बारे में हमसे जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है वो हो जाता है कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड नंबर के क्वेश्चन पर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द विजयनगर आर्किटेक्चर। विजयनगर आर्किटेक्चर के बारे में बताना है। फर्स्ट है द टेम्पल्स हैड द प्रेजेंस ऑफ लार्ज राय गोपुरम। सबसे फेमस चीज़ जो थी इनमें यही थी कि राय गोपुरम यहाँ पे होते थे, ये ठीक है, राय गोपुरम होते थे। कल्याण मंडप सबसे फेमस फीचर था इनका। ठीक है, कल्याण मंडप विद कार्ड पिलर्स वर लोकेटेड इन टेम्पल प्रीमाइसिस, और ये तो यूपीएससी में भी आ चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। कल्याण अभी रिसेंट ईयर्स में ही आया है। ठीक है, आपने अगर हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाके नहीं देखे तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। हमने 1995 से लेके 2021 तक के सारे क्वेश्चन जितने भी आए हैं वो सारे कंप्लीट करवा चुके हैं। ठीक है, अगर जाके नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके उन्हें देखिए पहले। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 3 पर। एलिफेंट वाज द मोस्ट कॉमन एनिमल फाउंड इन टेम्पल पिलर्स। तो एक चीज़ याद रखना, विजयनगर अंपायर में एलिफेंट नहीं, वहाँ पे जो हॉर्स था ना वो मोस्ट कॉमन एनिमल था जो टेम्पल के पिलर्स में हमें मिलता है, ना कि एलिफेंट। ठीक है, क्या मिलता था, हॉर्स मिलता था। तो थर्ड स्टेटमेंट हो गई हमारी रॉन्ग, और थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग होती डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया ए। ठीक है, डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया ए। और ये तो हम जो मिडिवल हिस्ट्री की पीवाईक्यू सीरीज है उसमें कई बार करवा चुके हैं। ठीक है, अब कुछ चीज़ें देख लेते हैं विजयनगर अंपायर के बारे में। ठीक है, देखो कुछ चीज़ें देख लेते हैं किसके बारे में, विजयनगर अंपायर के बारे में। विजयनगर अंपायर हम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार और थोड़ा बहुत करवा दे रही हूँ मैं। लेकिन मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में बड़े ही अच्छे से विजयनगर अंपायर के बारे में बताया है। ठीक है, तो आप जाके देख लेना। देखो जो विजयनगर अंपायर था कब फाउंड किया गया था, 1336 में फाउंड किया गया था एडी में। ठीक है, किसने फाउंड किया था, हरिहरा एंड बुक्का ने। किसने किया था, हरिहरा एंड बुक्का ने फाउंड किया था। उसके बाद इनकी कैपिटल क्या थी, इनकी कैपिटल थी हम्पी। इनकी कैपिटल क्या थी, हम्पी थी। ठीक है, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड की गई है। ठीक है, हम्पी इनकी कैपिटल थी। उसके बाद यहाँ पे 4 डायनेस्टीज़ ने रूल किया है। 4 डायनेस्टीज़ ने यहाँ पे रूल किया है। वो उन 4 डायनेस्टीज़ के नाम क्या है, एक तो है संगमा। हरिहरा एंड बुक्का किस डायनेस्टी से थे, संगमा डायनेस्टी से थे। फिर थी सुलुवा। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी तुलुवा। फिर है हमारी अराविडा। ये 4 डायनेस्टीज थी जिसमें जो विजयनगर अंपायर में रूल किया। और सबसे फेमस रूलर जो थे इसके विजयनगर अंपायर के सबसे फेमस रूलर थे कृष्णदेवराया। कृष्णदेवराया ये किस डायनेस्टी से थे, ये तुलुवा डायनेस्टी से थे। ठीक है, और इनको और क्या बोला जाता था, कृष्णदेवराय को आंध्रा भोजा भी इनको बोला जाता था। आंध्रा भोजा भी इनको बोला जाता था। ठीक है, इन्होंने कई सारी जगह को कैप्चर किया था, जैसे कि इन्होंने किया था शिवा समुद्रम को इन्होंने कैप्चर किया था 1510 में। ठीक है, उसके बाद इन्होंने रायचूर जो दोआब था वो एरिया इन्होंने कब कैप्चर किया था, 1512 में। उड़ीसा और बंगाल का एरिया इन्होंने कब कैप्चर किया था, 1523 में। ठीक है, 1523 में इन्होंने वो किया था। तो ये 3 एरियाज़ इन्होंने कैप्चर किए थे जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और इनके पास क्या थी, सुप्रीम नेवल पावर थी। क्या थी इनके पास, सुप्रीम नेवल पावर थी विजयनगर अंपायर के पास। उसके बाद इन्होंने आर्ट एंड आर्किटेक्चर को भी क्या किया था, पेट्रोनाइज किया था। आर्ट एंड आर्किटेक्चर को भी इन्होंने क्या किया था, पेट्रोनाइज किया था। और क्या नाम लेते हैं, कृष्णदेवराय के टाइम पे ही एक फेमस चीज़ क्या थी, अष्टदिग्गजा।
ये मैं करवा चुकी हूँ, अब नहीं लिखवाऊंगी, 2 बार मैं लिखवा चुकी हूँ। अष्टदिग्गजाज थे, 8 स्कॉलर्स इनके कोर्ट में रहते थे, उनको अष्टदिग्गजाज बोला जाता था। ठीक है, उनको क्या बोला जाता था? अष्टदिग्गजाज बोला जाता था। और जो ये तुलवा डायनेस्टी थी किस टाइम पे रूल कर रही थी? 1506 से 65 तक। कब रूल करी थी? 1506 से 65 तक। और ये और डायनेस्टी जैसे कि सबसे पहली वाली मान लो 1336 से ये 1486 तक रूल कर रही थी, पहले वाली संगमा डायनेस्टी। दूसरी जो डायनेस्टी थी हमारी वो जो 1486 से लेके 1506 तक इन्होंने रूल किया। फिर 1506 से 65 तक इन्होंने रूल किया। और फिर बाद में जो बचा हुआ 1570 से लेके और 1647 तक इन्होंने रूल किया है। ठीक है, और ये तो आपको पता ही है। इसी के टाइम पे और कौन से रूल ये तो विजयनगर एम्पायर हो गया। इसी के टाइम पे कौन से और रूल चल रहे थे? बहमानी किंगडम चल रहा था ऊपर के साइड। ठीक है, क्या चल रहा था? बहमानी किंगडम चल रहा था। ठीक है, और बहमानी जो किंगडम था फिर वो डिसइंटीग्रेट हो गया था 5 एम्पायर्स में। आपको पता ही है 5 एम्पायर्स में वो क्या हो गया था? डिसइंटीग्रेट हो गया था। बिदर, बिरार, गोलकोंडा। ठीक है, ऐसे ही 5 रूल्स थे, मेरे को कमेंट करके बताना। ठीक है, तो बहमानी किंगडम था वो 5 में टूट गया था। उसमें से 4 रूलर्स थे। ठीक है, उनमें से 4 थे अहमदनगर। ठीक है, अहमदनगर। और एक था बीजापुर। ठीक है, अहमदनगर और बीजापुर। इनमें से बेरार को छोड़ के जितने भी ये थे 4 थे, जैसे कि बिदर हो गया, गोलकोंडा हो गया, अहमदनगर हो गया, बीजापुर हो गया, इन्होंने विजयनगर एम्पायर पे क्या कर दिया था? युद्ध घोषित कर दिया था। मतलब विजयनगर और बहमानी किंगडम के जो ये 4-5 रूलर थे, इनमें हमेशा क्या चलती रहती थी? रायचूर दोआब को लेके वो चलती रहती थी, राइवलरी चलती रहती थी। तो फिर इन दोनों के बीच में, इन 2 एम्पायर्स के बीच में क्या होता है? एक युद्ध होता है जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ टेलीकोटा। बैटल ऑफ टेलीकोटा होता है एक 1565 में। ठीक है, 1565 में ही होता है या कब होता है? ठीक है, एक बार ये ईयर देख लेना, ये मेरे को कंफर्म नहीं है। ठीक है, बैटल ऑफ टेलीकोटा होता है इन सब के बीच में। और इसमें क्या हो जाता है? जो ये बहमानी किंगडम के एम्पायर्स हैं वो जीत जाते हैं। और जो विजयनगर जो एम्पायर है वो क्या हो जाता है? डिफीट हो जाता है। विजयनगर फिर तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा वीक रूलर्स वगैरह आते हैं। ठीक है, और जब ये युद्ध हो रहा था तो विजयनगर की साइड से कौन सा वो था, कौन से रूलर थे? तो वो थे अलिया राम रॉय। ठीक है, जैसे कृष्णदेव रॉय थे ना, तो ये अलिया राम रॉय थे। ठीक है, तो फिर विजयनगर की हार हो जाती है। और उसके बाद जो हमारा जो विजयनगर एम्पायर है वो क्या हो जाता है? डिसइंटीग्रेट ही हो जाता है काफ़ी ज़्यादा उसमें। ठीक है, तो ये हो गया। फिर इसमें कई सारी चीज़ें हैं कि उस टाइम पे जैसे कि सोसाइटी कैसी थी। देखो, बेशक से इतना ज़्यादा आर्ट एंड आर्किटेक्चर था, इतने ज़्यादा फेमस किंगडम था ये, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पे प्रिवेलेंट थी। जैसे कि चाइल्ड मैरिज यहाँ पे प्रिवेलेंट थी, सती यहाँ पे प्रिवेलेंट थी। ठीक है, और उसके बाद बात करें पोलीगैमी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रिवेलेंट थी। लेकिन नूनीज लिखते हैं, नूनीज क्या थे? एक फेमस राइटर थे। नूनीज लिखते हैं कि यहाँ पे जो वुमेन थी वो मतलब बहुत सारे काम करती थी, जैसे कि एस्ट्रोलॉजर्स थी। ये क्वेश्चन भी अभी 2021 में आया हुआ है। एस्ट्रोलॉजर्स थी, क्लर्क्स थी, ठीक है, अकाउंटेंट थी। उसके बाद गार्ड्स, रेसलर, सारे काम जो थी वो वुमेन्स जो है वो करती थी। ठीक है, लेकिन फिर भी एक तरफ से वो मतलब हाई पोजीशन में भी थी, लेकिन कुछ वहाँ पे जो सोशल एविल्स थे वो भी प्रेजेंट थे। ठीक है, तो ये चीज़ बताने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद अगर आर्किटेक्चर की बात करें, ये क्या होगी? हमारी सोसाइटी। ठीक है, अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें, कई सारे टेम्पल बने हुए हैं, जैसे विरूपक्षा टेम्पल। ये कहाँ पे है? ये हम्पी में ही है। ठीक है, विरूपक्षा टेम्पल कहाँ पे है? हम्पी में। हजारा रामा स्वामी टेम्पल। ठीक है, हजारा रामा स्वामी टेम्पल, ये भी यहीं पे है। ठीक है, देवराइटो ने इसको बनाया था। फिर विठला स्वामी टेम्पल, ये भी यहीं पे है। ब्रोंज इमेज ऑफ कृष्णदेव राय। ठीक है, याद रखना, ब्रोंज इमेज ऑफ कृष्णदेव राय।
की इमेज, ठीक है। ब्रोंज इमेज ऑफ कृष्ण देव राय, वो भी कहाँ पे, यहीं पे है। तो याद रखना ये कुछ कुछ आर्किटेक्चर जो है ये विजयनगर एम्पायर के काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ठीक है। इसके अलावा जो कृष्ण देव राय थे, मैं बता रही थी कृष्ण देव राय के बारे में, इन्होंने एक वो भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इन्होंने एक बुक भी लिखी हुई है जिसका मतलब 3 बुक इन्होंने लिखी हुई है मेनली। 3 बुक क्या क्या नाम है, एक तो इन्होंने लिखी हुई है अमुक्ता मलयादा, अमुक्ता मलयादा, ये इन्होंने लिखी हुई है तेलुगु में, इसमें तेलुगु में ये इन्होंने लिखी हुई है। 2 बुक्स हैं जो इन्होंने संस्कृत में लिखी हुई है, एक तो है उषा परिणायाम और एक है हमारी जम्बावती और कल्याणम, ठीक है। तो ये 2 बुक इन्होंने लिखी है संस्कृत में, और ये बुक जो है अमुक्ता मलयादा ये इन्होंने लिखी है तेलुगु में। ये किसने लिखी है ये बुक, ये लिखी है कृष्ण देव राय ने, ठीक है। इनके टाइम मतलब इनके क्या मतलब विजयनगर के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा फॉरेन ट्रैवलर्स भी आए थे, जैसे कि निकोलो कोंटी किसके बारे में लिखे हैं, देव राय वन के बारे में लिखते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हमारे अब्दुल रज्जाक, ठीक है। ये क्वेश्चन भी मैं कई बार 2 बार तो करवा ही चुकी हूँ। अब्दुल रज्जाक किसके टाइम पे आते हैं, ये पर्शिया से आते हैं, देवराय टू के टाइम पे आते हैं ये। फिर आते हैं हमारे डोमिंगो पेस और बारबोसा, ठीक है, बारबोसा और नूनिज, अभी जो नूनिज के बारे में बताया था, ठीक है। ये सारे किसके टाइम पे आते हैं, कृष्ण देव राय के टाइम पे आते हैं। ये सारे किसके टाइम पे आते हैं, कृष्ण देव राय के टाइम पे आते हैं, ठीक है। और हाँ, ये 2 ही आते हैं। ये जो नूनिज है ना, ये किसके टाइम पे आता है, ये आता है अच्युत देवा के टाइम पे आता है, ठीक है। अच्युत देव राय के टाइम पे आता है। ये 2 जो है डोमिंगो पेस और बारबोसा, ये कृष्ण देव राय के टाइम पे आते हैं। नूनिज अच्युत देव राय के टाइम पे आता है। अब्दुल रज्जाक देव राय 2 के टाइम पे आता है, और निकोलो कोंटी देव राय 1 के टाइम पे आता है, ठीक है। और इनमें से जो मैंने बताई थी ना कि 4 डायनेस्टीज थी, देखो जो जैसे मैंने बताई थी संगमा, सुलवा, तुलवा और अराविडा, ये 4 डायनेस्टी थी। इसमें से जो संगमा थी ये मेनली शिवाइट्स थे, मतलब शिव के भक्त थे, और जितनी भी डायनेस्टी थी ये सारी क्या थी, वैश्वनाइट थी। ये ऐसी चीज याद रखना है, तीनों क्या थी, वैश्वनाइट थी। उसके बाद विजयनगर एम्पायर के टाइम पे कुछ जो वचनास थे, कुछ वचनास के कलेक्शन को एक बुक का नाम दिया गया जिसको क्या बोलते हैं, SHUNY, शून्य संपदाने, ठीक है, शून्य संपदाने। तो ये क्या थी, वचनास का कलेक्शन था जो इस एज में प्रोड्यूस हुए थे, ठीक है। तो ये शून्य संपदाने किस एज से बिलोंग करता है, तो ये भी आप बता सकते हो। तो मैंने बता दिया, फॉरेन ट्रैवलर्स के अकाउंट बता दिए हैं, वहाँ पे आर्किटेक्चर कौन कौन से बने थे वो बता दिए हैं। उसके बाद थोड़े बहुत सोसाइटी के बारे में पता चल गया है। बैटल ऑफ टेलीकोटा, कैसे विजयनगर एम्पायर का एंड हुआ और कैसे स्टार्ट हुआ और किसने किया और क्या उनकी कैपिटल थी, सारी चीज़ें हमारी विजयनगर एम्पायर के बारे में हो जाती हैं। अब आ जाते हैं हम किस पे, अपने क्वेश्चन पे। आंसर क्या है हमारा क्वेश्चन का, ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। The physiographic division of ancient Tamijakam is referred to as Tinai, मतलब फिजियोग्राफिक जो डिवीजन एंशंट तमिल रीजन का उसको क्या बोलते थे, तिनाई बोलते थे। विद रेफरेंस टू तिनाई सिस्टम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और उस तिनाई सिस्टम के बारे में हमें कुछ चीज़ें बतानी है। तिनाई सिस्टम का मतलब है लैंड डिवीजन, वही जैसे गुप्ताज में लैंड डिवाइडेड थी ना अलग अलग उसमें, तो तमिल रीजन में जो लैंड थी उसको जो डिवीजन था उसको तिनाई बोलते थे। तो उस तिनाई सिस्टम के बारे में हमें कुछ चीज़ें बतानी है। सबसे पहले है द कुरिंजी तिनाई, ठीक है। एक सबसे जो इसमें तिनाई था वो कितने, पांच तिनाई थे। तो एक था उसमें से कुरिंजी तिनाई, ठीक है। कुरिंजी तिनाई क्या होता था, वॉज इनहेबिटेड बाई हंटिंग ट्राइब्स सच एज वेदार और परायार्स। यहाँ पे हंटिंग ट्राइब्स रहते थे, और मेनली ये क्या होता था, हिल टेरेन होता था। ये भी याद रखना, ये क्या होता था, हिल टेरेन होता था। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। और फिर आ जाते हैं सेकंड स्टेटमेंट पे, क्या है, ईच तिनाई ट्रैक्ट हैड ए स्पेसिफिक डेटी एज वेल एज ट्री एसोसिएटेड विद इट। बिल्कुल हर एक तिनाई का अलग स्पेसिफिक डेटी होती थी और अलग ट्री होता था एसोसिएटेड जिसकी वो
लगभग पूजा करते थे। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। थर्ड है दी संगम टेक्स्ट टोल का पीएम। टोल का पीएम किस उससे बचा हुआ, मतलब किस जैसे कि क्या मैं बोलना चाह रही हूँ, संगम के टाइम पे 3 संगम हुई थी, तो उसमें किस संगम का ये प्रोडक्ट है टोल का पीएम। ठीक है, मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, मैं ये बता चुकी हूँ। चलो फिर भी मैं बता ही देती हूँ, ये सेकंड संगम का प्रोडक्ट है। फर्स्ट एंड सेकंड संगम के सारे प्रोडक्ट जो थे, वो प्रोडक्ट इन दी सेंस जो भी उनमें बना था वो सारा लॉस्ट हो गया था। केवल सेकंड संगम का तोल का पीएम जो तोल का पीआर ने लिखा था, केवल वही बचा था। थर्ड संगम जो हुई थी उसी का जो है टोटल कलेक्शन बचा हुआ है, जिसको 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जिसको बोलते हैं इट्टो पटकई, कुछ ऐसा बोलते हैं ठीक है, वो बोलते हैं। फिर फर्दर उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है पट्टू पट्टू के नाम से। ठीक है, फिर इसमें बोला कि संगम टेक्स्ट टोल का पीएम एक्सप्लिसिटली मेंशन 5 तिनाइज इन एंशिएंट तमिल या जक्कम। बिल्कुल, ये तोल का पीएम में 5 तिनाई के बारे में बताया गया। अभी मैंने बताया कि कितने तिनाई है, 5 तिनाई है, उनके बारे में बताया गया। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है, लेकिन इसने केवल क्या बताया, एक तिनाई के बारे में बताया। और तिनाई कौन कौन सी है, और तिनाई है जैसे कि मुल्लाई, एक है जैसे कि मुल्लाई क्या होती है, पास्चर लैंड या वुड लैंड जिसको बोलते हैं, पास्चर्स। ठीक है, पास्चर लैंड। फिर एक होती है हमारी पल्लाई क्या होती है, एरिड स्ट्रेचेस जो होते हैं, एरिड जो रीजन होता है। फिर एक होते हैं नेटाल क्या होते हैं, जो लिटोरल रीजन होते हैं, लिटोरल रीजन ये पता होगा आपको, मतलब समुद्र और लैंड के जो सटता हुआ रीजन होता है उसको बोलते हैं क्या, लिटोरल रीजन। ठीक है, नेटाल रीजन। उसके बाद आता है हमारा मरुदम क्या होता है, ये एग्रीकल्चर ट्रैक्ट होते हैं, मतलब जो कल्टीवेबल लैंड होती है, एग्री ट्रैक्ट। ठीक है, जो कल्टीवेबल लैंड्स होती हैं। और जो कुरिंजी थी उसमें आपको बताई दी थी कि वेदार, परियार और भी बहुत सारी ट्राइब्स यहाँ पे रहती थी, जैसे कि उसमें लिखा गया था, जैसे कि वेटूवर अगर आ जाए, कतम्पार। ठीक है, और कुरावुर ग्रुप, कुरावुर। ठीक है, ये तो वेदार परियार तो रहते थे, कुरावुर, कतम्पार, वेटूवर ये भी रहते थे। और इसमें जो कुरावुर थे ना, उनकी जो वुमेन थी, ऐसा माना जाता था उस टाइम पे कि वो फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकती थी, उनको मेडिसिन की काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होती थी। ठीक है, और ये जो ट्राइब्स थी ना यहाँ पे, ये कौन सा सिस्टम को फॉलो करती थी, मैट्रियार्कल सिस्टम। ठीक है, याद रखना, ये ट्राइब कौन सा सिस्टम फॉलो करती थी, मैट्रियार्कल सिस्टम फॉलो करती थी। ठीक है, ये कुछ इसके बारे में फेमस चीज़ें हैं। ठीक है, तो हमने थोड़ा थोड़ा संगम के बारे में तो पढ़ ही लिया है, कितने संगम हुए थे, 3 संगम हुए थे। पहले 2 संगम का कोई वर्क नहीं है, थर्ड संगम के बारे में पढ़ लिया था पहले ही। और वहाँ पे जो तोल का पीएम है उसमें 5 टाइप की लैंड के बारे में बताया गया, वो 5 टाइप की लैंड मैंने बता दी है, उसमें ये ट्राइब्स रहती थी। और हर एक तिनाई से एक स्पेसिफिक डी एसोसिएटेड है, एक ट्री एसोसिएटेड है। और बस ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 53। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज़ वन ऑफ द पॉपुलर फोक ड्रामा ऑफ तमिलनाडु। ये तमिलनाडु का इम्पोर्टेंट फोक ड्रामा है। देखो, मैं एक चीज़ बता चुकी हूँ आपको कि ना, जो भी ये डांस वांस है ना, इनके फीचर्स याद मत करो, इनके क्या याद करो, इनके नेम याद करो कि ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप क्वेश्चन कर ही लोगे। ठीक है, मैं बार बार से ये चीज़ बोल रही हूँ। अभी देखो, जैसे कि इसने बोल रखा है कि मैं बोल रही हूँ कि केवल और केवल क्या याद करो, इनका स्टेट याद करो। तमिलनाडु आपको पता है, तो तमिलनाडु का कौन सा, आप ये भी तो देख सकते हो। ठीक है, देखो सबसे पहले थेरुकोथु कहाँ का है, तमिलनाडु का। कृष्णअट्टम कहाँ का है, बताओ कृष्णअट्टम कहाँ का है, मैंने बताया था कृष्णअट्टम कहाँ का, केरला का कृष्णअट्टम। और याद रखना मुदियेत्तु, एक तो ये मुदियेत्तु, ये भी केरला का है, मुदियेत्तु केरला, कृष्णअट्टम केरला, और एक कोदियत्तम। ठीक है, याद रखना, ये कोदियत्तम ये भी कहाँ का है, केरला का है। ठीक है, ये तीनों कहाँ के हैं, केरला के हैं। उसके बाद है दशावतार कहाँ का है, महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र। ठीक है, दशावतार कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। तो ये चीज़ आपको है ना ध्यान ही रखनी पड़ेगी कि स्टेट अगर आप याद रख लोगे ना, तो आप डायरेक्ट ही इसका आंसर कर सकते हो। आंसर क्या आ गया, बी। ठीक है, मुदियत्तु कहाँ का, केरला का, कृष्णअट्टम केरला का, दशावतार महाराष्ट्र का। तो ये क्वेश्चन कुछ है ही नहीं। मैं बस यही बोल रही हूँ कि जो भी ये थिएटर डांस हैं, फोक डांस हैं, फेस्टिवल्स हैं, इनके केवल और केवल है ना, आप क्या याद कर लो, केवल और केवल स्टेट याद कर लो। हाँ, जो पपेट्री है,
ठीक है। थिएटर, पपेट्री, ये सारी चीज़ों के आपको क्या याद करने हैं, इन सब के आपको स्टेट्स वर्सेस नेम्स याद करने हैं, ठीक है। जैसे जो भी आप याद करते हो, ठीक है, जैसे स्टेट की कैपिटल याद करते हो वैसे ही ये हर एक स्टेट की ये सारी चीज़ें याद कर लो, तो फिर आपके मतलब बहुत आसान हो जाएगा, कोई मतलब ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन से होते हैं, चलो ये हो गए इन स्टेट से रिलेटेड, ठीक है, 2-3 स्टेट से रिलेटेड। फिर एक होता है तमाशा। तमाशा भी आपने पिछले ही उसमें सुना होगा, जो कीर्तन जागरण से जिसको ड्राइव किया जाता है तमाशा। तमाशा भी कहाँ पे होता है, महाराष्ट्र में, ठीक है। भावना, भावना, भावना कहाँ होता है, भावना असम में होता है, ठीक है। उसके बाद मार्च, मार्च कहाँ पे होता है, एमपी में होता है, ठीक है। उसके बाद है भवई, भवई कहाँ होता है, गुजरात में, ठीक है। उसके बाद है भांड, पंथर, भांग, भांड जो भी है, पंथर जो भी है, पंथर, ठीक है। ये एक बार देख लेना, जम्मू एंड कश्मीर। और यक्षगान कहाँ पे होता है, कर्नाटका में। यक्षगान कहाँ पे होता है, कर्नाटका में। तो ये चीज़ें तो आपको याद ही करनी पड़ेंगी, ठीक है, ये चीज़ें तो याद ही करनी पड़ेंगी, स्टेट वर्सेस जो भी है। तो ये इसका आंसर हो गया बी। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। थिएटर वर्सेस स्टेट बतानी है, देखो ये याद यही करनी है, मैं बता रही हूँ। भवाई अभी थोड़ी देर पहले बताता, क्या कहाँ है, गुजरात में है, तो ये लिख रखा उड़ीसा में, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी। सेकंड है भावना, भावना भी अभी बताया था, ये कहाँ पे, असम में, देखो ये ऊपर ये बता रखा, भावना कहाँ पे, असम में है, तो यस ये कहाँ पे, असम में है। फिर हम मुदियेत्तु, अभी बताया था, मुदियेत्तु कहाँ पे, केरला में है। 3 केरला में मैंने अभी बताए हैं, कौन कौन से केरला में बताए, कृष्ण अट्टम, देखो ये रहा कृष्ण अट्टम, मुदियेत्तु और कोडियट्टम, ठीक है। ये 3 कहाँ पे होते हैं, थिएटर केरला में होते हैं, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी, थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। आंसर क्या आ गया हमारा, बी, ठीक है। आंसर क्या आ गया हमारा, बी। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। प्री हिस्टोरिक साइट बेलन वैली के बारे में बताना है, ठीक है, बेलन वैली के बारे में बताना है। पहले सारी स्टेटमेंट पढ़ लो तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले है ऑल दी 3 फेजेस ऑफ पैलियोलिथिक फॉलोड बाय मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक हैव बीन फाउंड इन सीक्वेंस इन वैली। देखो ये बेलन वैली फेमस इसलिए कि यहाँ पे ये तीनों साइट्स क्या होती हैं, सीक्वेंस में पाई जाती है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है, याद रखना, बेलन वैली में सारी चीज़ें कहाँ पे पाई जाती हैं, सीक्वेंस में पाई जाती हैं, ये हर एक फेजेस में। और ये कहाँ पे है, बेलन वैली यूपी में है, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकेंड है द रिमेन्स ऑफ डोमेस्टिक, अब देखो तीनों फेजेस पाए जाते हैं, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। और फिर मेसोलिथिक में क्या डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट हुआ था, तो रिमेन्स ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम साइट, तो मिले ही होंगे। थर्ड है इट इज़ इन द इंडियन स्टेट ऑफ यूपी, बिल्कुल ये यूपी में है, तो इसमें तो कोई वो ही नहीं है, ठीक है। तो हो गया सारा तो तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, डी, ठीक है। एक और इसमें एक जगह का नाम आता है कोल डीहवा, कोल डीहवा, कोल डीहवा कौन सी साइट होती है, कोल डीहवा होती है, ये कोल डीहवा एक बेलन वैली में साइट है, बेलन वैली में ये एक साइट है। और यहाँ पे अर्लीस्ट एविडेंस पाए जाते हैं किसके, राइस कल्टीवेशन के, राइस कल्टीवेशन के अर्लीस्ट रिकॉर्ड यहीं पे पाए जाते हैं, कहाँ पे, कोल डीवा में, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, आंसर आ गया डी, 56 का डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। मसातुवन इन तमिल एंड सेठीज एंड सताहवाज इन प्राकृत ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग। सेठीज, मसातुवन, मसातुवन तमिल में, सेठीज और सतावाहनास प्राकृत में, इनको क्या किस क्या है ये, तो कि क्या है, सारे मर्चेंट्स हैं, ठीक है, याद रखना। ये तो आपको है ना, मतलब वर्ड्स याद ही रखने पड़ेंगे। मसातुवन तमिल में किसको बोला जाता है, मर्चेंट को बोला जाता है, सेठीज मर्चेंट को। देखो आपको दोनों में से एक भी पता है तब भी आप कर लोगे। सताहवाज क्या होते हैं, ये मर्चेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, मर्चेंट्स। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। क्या बोलो, क्या सबसे पहले, इट इज ईस्टर्न इंडियन ट्रेडिशन, ईस्टर्न इंडिया की ट्रेडिशन है। अब सबसे पहले ना, कुछ भी देखने से पहले पहले नीचे आओ और देखो अब सबसे पहले ईस्टर्न इंडिया की है कौन सी, ठीक है, ईस्टर्न इंडिया की है कौन सी। सबसे पहले अगर आपको पता हो कि कालबेलिया कहाँ की है, कालबेलिया सर्प डांस, स्नेक डांस, ये जो होता है ये यूनेस्को की इंटेंजिबल हेरिटेज साइट में भी इंक्लूडेड है। ये कहाँ का है, राजस्थान का, ठीक है, ये सबसे फेमस डांस है, राजस्थान का है। अब देखो फ्रिक्कल डांस, ये क्या है, मार्शल आर्ट है, ये झारखंड की है,
ठीक है। फ्रिक्कल डांस कहाँ की है? झारखंड की है। ठीक है। इसको कौन सी ट्राइब करती है? इसको भूमिज ट्राइब करती है, भूमिज। ठीक है, भूमिज ट्राइब इसको करती है, इसको फ्रिक्कल डांस को। ठीक है, और साल में केवल एक ही बार होती है, संक्रांति के फेस्टिवल से पहले महीने में। ठीक है, और ये जो पांडव नृत्य होता है ये कहाँ पे होता है? उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। ठीक है। अब छाऊ डांस, छाऊ तो आपको पता ही है कहाँ पे होता है, ये यहाँ पे झारखंड हो गया और बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, यहाँ पे होता है ये। ठीक है, 3 जगह पे। तो अब देखो ईस्टर्न इंडिया, सबसे पहले तो ये कट गया ईस्टर्न इंडिया से, उत्तराखंड कट गया ईस्टर्न इंडिया से, केवल हमारे पास 2 डांस बचे, और इन 2 में से आपको ये पता है कि यूनेस्को की लिस्ट में कौन सा शामिल है? केवल एक ही डांस शामिल है, कौन सा? छाऊ डांस। आपको ये जो चीज़ है ना, ये तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको है ना मतलब स्टेट याद करनी पड़ेगी और उसके बाद आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, एक बार आपकी मेहनत लगेगी ये सारी चीज़ें याद करने में, एक बार आपने कर ली तो आपका फिर हो जाएगा काम। ठीक है, तो ये तो आपको याद करनी ही पड़ेगी, इसमें आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 58 हो जाता है कंप्लीट। इसको किस तरीके से करना मैंने बता दिया, अब याद करना आपका सिर दर्द है। ठीक है, अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। क्वेश्चन नंबर 59 क्या बोलता है? ट्रीटी ऑफ पुरंदर वॉज साइंड बिटवीन शिवाजी एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुगल एम्परर शाहजहां। ये बोला कि ट्रीटी ऑफ पुरंदर शाहजहां और शिवाजी के बीच में साइन हुई थी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रीटी थी ये शिवाजी और जो राजा जयसिंह थे औरंगजेब के बिहाफ पे, उनमें साइन की थी, तो आप औरंगजेब मान सकते हो, ना कि शाहजहां। ठीक है, वैसे कौन थे? जयसिंह थे, यहाँ पे जयसिंह थी इनके साइड से, राजा जयसिंह। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी हमारी? करेक्ट, इनकरेक्ट होगी। ठीक है, ट्रीटी ऑफ पुरंदर इनके बीच में नहीं हुई थी, और ये ट्रीटी कब हुई थी? 1665 में। कब हुई थी? 1665 में हुई थी। ठीक है, सेकंड है एज पर द ट्रीटी शिवाजी हैड टू सरेंडर मैनी ऑफ द 35 फोर्ट्स दैट ही हैज हेल्ड। बिल्कुल, इन्होंने 35 फोर्ट्स को सरेंडर करना पड़ा था जो इनने हेल्ड किए थे। बिल्कुल, तो ये सेकंड स्टेटमेंट क्या है इसकी? बिल्कुल हमारी करेक्ट है। ठीक है, और फिर क्या हुआ ना, जहाँ पे ये ट्रीटी हुई वहीं पे 1665 में ही एक और मतलब एग्रीमेंट हुआ कि जो शिवाजी है वो औरंगजेब से मिलने आएगा आगरा में। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, तो सॉरी, जो शिवाजी है वो कहाँ आएंगे? औरंगजेब से मिलने आएंगे आगरा में। ठीक है, आगरा में मिलने आएंगे, लेकिन वो गए भी अपने बेटे के साथ, वहाँ पे मिलने गए, लेकिन वहाँ पे पता नहीं क्या हुआ उनके साथ, और उनको क्या बना लिया गया? उनको मतलब बंदी बना लिया गया, और जब बंदी बना लिया गया तो फिर वो क्या हो गए? वहाँ से भाग भी गए थे। ठीक है, समथिंग कुछ ऐसा था। तो वो वहाँ से भाग गए थे, और बस फिर शिवाजी वहाँ से निकले और उन्होंने फिर से अटैक कर दिया इन पे। बहुत सारी टेरिटरीज़ को उन्होंने अपने अंदर डाल भी लिया, और 1674 में इन्होंने खुद को, शिवाजी ने खुद को क्या कर दिया? क्राउन कर लिया। ठीक है, और फिर मराठा अम्पायर चलता रहा, और फिर इनकी डेथ हो जाती है 1680 में। बस यही था इनके बारे में, और तो कुछ नहीं था। मराठास के टाइम पे कुछ था, एक अष्टाप्रधान शिवाजी के टाइम पे अष्टाप्रधान एक वो थे, 8 स्कॉलर्स इनके टाइम पे रहते थे, उनको अष्टाप्रधान बोलते थे। मराठास के टाइम पे चौथ और सरदेशमुखी टैक्स लगते थे। लैंड रिवेन्यू सिस्टम इनके काठी सिस्टम बोला जाता है, काठी सिस्टम ऑफ लैंड रिवेन्यू, लैंड मीजर था इनका। किसने किया था काठी सिस्टम शुरू? मलिक अम्बेर ने। किसने स्टार्ट किया था? मलिक अम्बेर ने। ये कुछ चीज़ें हैं किसके बारे में थोड़े से मराठास के उसके बारे में। ठीक है, और एक और ट्रीटी ऑफ पुरंदर हुई है, ये तो चलो ये वाली ट्रीटी होगी। एक और ट्रीटी ऑफ सेकंड ट्रीटी ऑफ पुरंदर जो हुई है वो 1776 में हुई है। ये किस किस के बीच में हुई है? ये पेशवा ऑफ मराठा अम्पायर वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई है। ठीक है, पेशवा ऑफ मराठा अम्पायर वर्सेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई है ये। ठीक है, 1776 में ही ट्रीटी ऑफ पुरंदर फिर भी हुई थी। ठीक है, तो याद रखना ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। क्वेश्चन नंबर 60 हमें क्या बोलता है कि विद रेफरेंस टू मनसबदारी सिस्टम अंडर द मुगल्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें मनसबदारी सिस्टम के बारे में बताना है। ठीक है, मनसबदारी सिस्टम।
देख लेते हैं। सबसे पहले है द मनसब अवार्डेड टू एन इंडिविजुअल फिक्स्ड बोथ हिज स्टेटस इन द ऑफिशियल हायरार्की एंड हिज सैलरी। जो मनसब था वो उसकी सैलरी भी बताता था और उसकी क्या बताता था, स्टेटस भी बताता था। मतलब अगर एक मनसब जो फिक्स कर दी जाती थी वो उसके स्टेटस को भी फिक्स कर देती थी और उसकी सैलरी को भी फिक्स कर देती थी। ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। सेकंड है सवार डिनोटेड, हाँ, दो टर्म से मतलब दो चीज़ों से मनसब की रैंक या फिर स्टेटस वो होता था, उसका स्टेटस दो चीज़ों से वो होता था, जाट और सवार से। ठीक है, जाट और सवार से मतलब जाट से क्या होती थी, उसकी रैंक पता, सैलरी पता चलती थी। जाट से क्या होती थी, उसकी सैलरी पता चलती थी। और सवार से मतलब वो कितनी साइज की कंटिजेंट रख सकता है, उससे मतलब उसके नंबर ऑफ आर्म्ड रिटेनर्स पता चलते थे। ठीक है, स्टेटस मतलब सवार। फिर आ जाते हैं सवार डिनोट पर्सनल रैंक। देखो सवार क्या होते थे, ये कंटिजेंट, अभी बोला मैंने कंटिजेंट जो मनसबदार को मेंटेन करनी पड़ती थी उसको क्या बोलते थे, सवार बोलते थे। और जाट क्या होता था, पर्सनल रैंक होता था ऑफिशियल का। तो ये दोनों ही अपोजिट दे रखे हैं, तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। मनसब जो देखो मनसबदारी सिस्टम में दो चीजें मनसबदार को प्रोवाइड की जाती थी, जाट और सवार। जाट क्या होती थी, पर्सनल मतलब रैंक, पर्सनल रैंक किसी ऑफिशियल की, उसको जाट बोलते थे। और सवार मतलब वो कितनी कंटिजेंट रख सकता था उसको बोलते थे। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट हो गई हमारी रॉन्ग। थर्ड है दू अस्पा और सी अस्पा वाज एसोसिएटेड विद द मनसबदारी सिस्टम। दू अस्पा और ये अस्पा सिस्टम जो था ये मनसबदारी सिस्टम से, मतलब दू अस्पा मतलब होता है एक ट्रूपर के पास दो हॉर्स। ठीक है, दो हॉर्स एक ट्रिपर के पास। और सी अस्पा मतलब तीन हॉर्स। ये मनसबदारी सिस्टम से ही एसोसिएटेड है, बिल्कुल ये मनसबदारी सिस्टम से ही एसोसिएटेड है। एक ट्रूपर के पास दो हॉर्स या एक ट्रूपर के पास तीन हॉर्स, ये सिस्टम का कौन से सिस्टम है, मनसबदारी सिस्टम में ही आता है। तो हमारी फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, जो हमारी सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या है, रॉन्ग है। तो जो इसका आंसर हो गया वो हमारा क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और है कि मतलब जो रैंक होती है ना सवार की, वो हमेशा इक्वल टू और लेस देन क्या होती है, जाट होती है। मतलब इक्वल टू और लेस देन जाट होती है, चीज़ ध्यान रखना। सवार की जो क्या होती है, रैंक होती है। उसके बाद दू अस्पा सी अस्पा सिस्टम मैंने बता दिया क्या होता है। और ये दू अस्पा जो ये दू अस्पा और सी अस्पा सिस्टम किसने स्टार्ट किया था, ये स्टार्ट किया था जहांगीर ने। किसने स्टार्ट किया था, जहांगीर ने स्टार्ट किया था। और मनसबदार को डबल नंबर ऑफ सवार्स रखने पड़ते थे दो अस्पा में, और उसके लिए उनको एक्स्ट्रा पे भी किया जाता था। ये क्यों शुरू किया था जहांगीर ने, ताकि जो नोबल्स हैं उनका कॉन्फिडेंस बना रहे और मिलिट्रीली मतलब वो जो है वो स्ट्रॉन्ग रहे। अगर हम उस टाइम पे हायरार्की की बात करें मनसबदारी की, तो जैसे कि 1000 से कम जिनके पास होते थे उनको क्या बोला जाता था, अमीर बोला जाता था। 1000 से कम वाले को, 1000 से ज़्यादा वाले को क्या बोला जाता था, रैंक जिनकी होती थी 1000, ये रैंक है, ठीक है, रैंक 1000 से कम होती थी तो अमीर बोला जाता था, 1000 से ज़्यादा होती थी तो अमीर अल काबिर बोला जाता था, अमीर अल काबिर बोला जाता था। और अगर 5000 से ज़्यादा होती थी तो क्या बोला जाता था, अमीर ऑफ अमीर्स, क्या बोला जाता था, अमीर ऑफ अमीर्स बोला जाता था। तो ये 3 रैंक हैं जो बोली जाती थी। और ये कुछ चीज़ें हैं। हाँ, और एक चीज़ है कि मनसबदार को जो है ना समटाइम्स कैश में पे किया जाता था। समटाइम्स क्या, कैश में पे किया जाता था, उसको बोलते थे नकदी। ठीक है, नकदी। और समटाइम्स उनको जागीर्स भी दे दी जाती थी, समटाइम्स उसको जागीर्स भी दे दी जाती थी। और जो जागीर्स थी उनको जो एडमिनिस्टर करते थे उसको क्या बोलते थे, जागीरदार्स। ठीक है, और लेकिन ये हेरिडिटरी नहीं होते थे, याद रखना, ये कभी भी क्या थे, हेरिडिटरी नहीं थे, ये हेरिडिटरी नहीं होती थी ये कभी भी पोस्ट। ठीक है, मनसबदारी की। तो अभी देखो कुछ चीज़ें ना, कुछ मतलब थोड़ा सा ना एक चीज़ में कन्फ्यूज़न आता है। किस चीज़ में, देखते एक मिनट। एक तो है इक्ता और एक है मनसब। ठीक है, एक तो है इक्ता, एक है मनसब। ठीक है, मनसबदारी मैंने बताया अभी कहाँ पे शुरू हुई थी, ये तो मुगल अंपायर में ही शुरू हुई थी मनसबदारी। ठीक है, मनसबदारी सिस्टम मुगल सिस्टम ही था ये, मान लो। ठीक है, मुगल अंपायर में ये शुरू हुआ था। इसमें क्या थी, सारी लैंड किसकी होती थी, लैंड होती थी एम्परर की, रूलर की। ठीक है, एम्परर होती थी और वो उसको कभी भी किसी भी को भी दे देते थे अपना रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए या कुछ भी करने के लिए।
ठीक है। तो मेनली लैंड किसकी होती थी, एम्परर की होती थी, केवल और केवल रिवेन्यू कलेक्शन के लिए, और लॉ एंड ऑर्डर के लिए किसको दी जाती थी, मनसबदार को दी जाती थी। और ये रैंक क्या होती थी, कभी भी हेरिडिटरी नहीं होती थी, याद रखना, मनसबदारी क्या होती थी, कभी भी हेरिडिटरी नहीं होती थी। फिर आ जाती है एक इक्तादारी। इक्तादारी क्या होती थी, ये मेनली दिल्ली सुल्तान्स ने इनको इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, दिल्ली सल्तनत में इंट्रोड्यूस की गई थी, ठीक है। इसमें लैंड दो में डिवाइड होती थी, एक तो जो इक्तादार्स को दे दी जाती थी और एक जो सुल्तान के पास रह जाती थी, ठीक है। इक्तादार्स इसको रिवेन्यू कलेक्शन के लिए मेनली यूज़ करते थे, रिवेन्यू कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। और लेटर टाइम पे क्या होगी, ये हेरिडिटरी होने लगी, ठीक है। इक्तादारी क्या होगी, लेटर पीरियड में हेरिडिटरी होने लगी, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें मनसबदारी में जो ये था कभी भी हेरिडिटरी नहीं हुई, ठीक है, वो हमेशा एम्परर की ही लैंड रहती थी, कभी भी वो हेरिडिटरी नहीं हुई। ये तो हो गया हमारा इक्ता और मनसबदारी सिस्टम के बारे में, ठीक है। इसमें दो टर्म्स और कुछ फेमस यूज होती है यहाँ पे, एक तो है मशरूत। मशरूत क्या होता है, ये कंडीशनल रैंक होती है, मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो सवार रैंक को अगर इंक्रीज कर दें उसको बोलते हैं मशरूत, मतलब इंक्रीज इन रैंक फॉर शॉर्ट टाइम, कंडीशनल रैंक को इंक्रीज करना, ठीक है, उसको बोलते हैं मशरूत। फिर एक टर्म यूज होती है ताजवीज। ताजवीज क्या होती है, ये पेटिशन होती है जो नोबल मैन लगाते थे एम्परर को। क्या होती थी, ये पेटिशन होती थी जो कौन लगाते थे, नोबल्स लगाते थे, किसको, किंग को, ऐसा मान सकते हो, ठीक है। तो ये होती थी ताजवीद मतलब पेटिशन, मासरूत मतलब जो इंक्रीज उनकी रैंक हो जाती थी। इक्ता वर्सेस मनसब हमने बता दिया। इसके अलावा और सारी जो रैंक होती थी उसके हिसाब से इनको क्या क्या बोला जाता था, और कैश में दिया जाता था, जागीर भी सम टाइम दी जाती थी, लेकिन जागीर्स को कभी भी हेरिडिटरी नहीं किया जाता था। जहांगीर ने दू अस्पा और सी अस्पा सिस्टम शुरू किया था, 1 ट्रूप 2 हॉर्सेस, 1 ट्रूप 3 हॉर्सेस। तो ये सारी चीज़ें होगी हमारी कंप्लीट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता के बारे में हमें स्टेटमेंट्स बतानी है, समुद्रगुप्ता, ठीक है। सबसे पहला है अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स ए डिटेल अकाउंट ऑफ हिज रेन। जो अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है वो डिटेल अकाउंट बताता है समुद्र। देखो मैंने जब समुद्रगुप्त के बारे में बताया तब भी मैंने बड़े अच्छे से बताया था कि यस जो ये है ये बिल्कुल अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में उनके बारे में लिखा गया है, ठीक है। सेकंड है ही अंडरटुक द फेमस दक्षिणापथ एक्सपीडिशन अगेंस्ट साउथ इंडियन रूलर्स। इन्होंने साउथ इंडियन रूलर्स के उसमें क्या किया था, इन्होंने दक्षिणापथ वो किया था, वहाँ पे गए थे ये, ठीक है, बिल्कुल। तो ये हम वहाँ पे भी गए थे, फेमस इन्होंने 12 रूलर्स को वहाँ पे हराया था साउथ में जाके, 12 साउदर्न इंडियन किंग्स को इन्होंने डिफीट किया था समुद्रगुप्त ने, इसलिए इनको धर्म विजया बीबी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, धर्म विजया, मतलब जब वहाँ पे गए वहाँ पे जीते थे उसको क्या बोला जाता है, धर्म विजया, ठीक है, धर्म विजया भी इनको बोला जाता था। तो अब आ जाते हैं थर्ड पे, कालिदास वॉज पेट्रोनाइज्ड बाय समुद्रगुप्त। पहले ही मैं 50,000 60,000 बार बता चुकी हूँ कि कालिदास किसके टाइम पे थे, चंद्रगुप्त के टाइम पे थे, चंद्रगुप्त 2 के टाइम पे थे, ना कि इनके टाइम पे। तो ये जो हमारी थर्ड स्टेटमेंट हो जाती है रॉन्ग, ठीक है। लेकिन इनके टाइम पे कौन थे, समुद्रगुप्त के टाइम पे हरी सेना, कौन थे, हरी सेना थे इनके टाइम पे। पोएट कोर्ट स्कॉलर होते थे, ठीक है। इनको और क्या नाम से, समुद्रगुप्त को कविराज के नाम से जाना जाता था, कविराज के नाम से जाना जाता था। और इनको इंडियन नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता था, इंडियन नेपोलियन, ठीक है। और इनकी जो कैंपेन्स है वो ईरान इंस्क्रिप्शन में मेंशन है, कहाँ पे, ईरान इंस्क्रिप्शन में मेंशन है, ठीक है। गुप्ता एक ईरान पिलर इंस्क्रिप्शन जो था वहाँ पे क्या मेंशन था, अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था, बुद्ध गुप्त के बारे में लिखा हुआ था, ठीक है, गुप्ता रूलर। तो ईरान जो इंस्क्रिप्शन है वहाँ पे समुद्रगुप्त के बारे में भी मेंशन है, उसकी कैंपेन्स के बारे में, ठीक है। ये वैष्णविज्म थे, वैष्णवाइट थे, लेकिन मेन जो थे बुद्धिस्ट के भी काफ़ी ग्रेट पैटर्न थे वाशुबंधु के, ठीक है। ये मैंने बता चुकी हूँ, वाशुबंधु के क्या थे, ये ग्रेट पैटर्न थे। तो ये सारी समुद्रगुप्त के बारे में हमारी चीज़ें हैं। तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है और थर्ड रॉन्ग होती है, हमारा आंसर आ जाता है क्या, बी, ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 61 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे।
बताना है कौन सी वो है, कहाँ से बिलोंग करती है। ठीक है, सबसे पहले मधुबनी पेंटिंग बिहार से, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। शोराई खोवर पेंटिंग, शोराई खोवर पेंटिंग कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की नहीं है, कहाँ की है? झारखंड की है। कहाँ की है? झारखंड की है, तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। थर्ड है चेरियाल पेंटिंग, चेरियाल पेंटिंग कहाँ की है? बिल्कुल तेलंगाना की, और उनको जीआई टैग भी मिला हुआ है। ठीक है, तो सारों को ही मिला हुआ है, ये तो बता ही दिया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट जो है हमारी क्या है? रॉन्ग है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। कृष्णदेव राय, कई बार बात हो चुकी इनके बारे में, ग्रेटेस्ट एम्पर थे विजयनगर एम्पायर के, तो हमें बतानी है उनके बारे में कुछ चीजें। सबसे पहले ही बिलोंग टू तुलवा डायनेस्टी ऑफ विजयनगर एम्पायर, बिल्कुल अभी बताया था। ही वॉज कॉन्टेम्प्रेरी ऑफ मुगल डायनेस्टी फाउंडर बाबर। बाबर कब थे? 1526 में थे, जो थे बाबर थे। और कृष्णदेव राय को कब थे? 1509 से 29 के बीच में थे। कब से? 1509 से 29 के बीच में थे। ठीक है, और जो बाबर थे वो 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत उन्होंने लड़ा था। ठीक है, तो आपको पता ही चल गया होगा कि दोनों ही क्या थे? कंटेम्प्रेरी ही थे। ठीक है, तो यस, बाबर भी उस टाइम पे थे और कृष्णदेव राय भी उस टाइम पे थे, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट सही है, तो आंसर हमारा क्या आ गया? सी। ठीक है, ऐसा ही आपको याद रखना पड़ेगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। ही वाज द मोस्ट रिमार्केबल फिगर ऑफ बहमानी किंगडम, बहमानी किंगडम के मोस्ट क्या बोलते हैं उसको, इम्पोर्टेंट फिगर थे ये। ठीक है, देख लेते हैं। ही वॉज एक्नॉलेजेबल इन रिलीजियस साइंस एंड कमेंट्रीज ऑन कुरान, रिलीजियस साइंस में, कुरान की कमेंट्रीज में, और नेचुरल साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। बहमानी किंगडम में एक ही सबसे ज़्यादा ऐसे मतलब ऑलराउंडर थे। ठीक है, उनका नाम याद रखना। ही वॉज पैशनेट अबाउट एस्ट्रोनॉमी, ऑब्जर्वेटरी नियर दौलताबाद उन्होंने बनाई, और ही इंडक्टेड हिंदूज ऑन ए लार्ज स्केल इन एडमिनिस्ट्रेशन। ही आल्सो मैरिड टू द डॉटर ऑफ विजयनगर रूलर देवराय वन की बेटी से इन्होंने जो थी वो शादी की। तो वो कौन थे? याद रखना, ये वो फिरोज शाह बहमानी थे। वो कौन थे ये सारे? हाँ, विजयनगर अंपायर, विजयनगर रूलर के जो थे देवराय वन के डॉटर से इन्होंने शादी की थी, फिरोज शाह बहमानी ने। ठीक है, इनको ताजुद्दीन फिरोज शाह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ताजुद्दीन, ताजुद्दीन फिरोज शाह भी इनको बोला जाता है। ठीक है, और विजयनगर रूलर को इन्होंने हराया था, देवराय वन को, और फिर उन्होंने उनकी बेटी से शादी भी कर ली थी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे क्या? फिरोज शाह बहमानी। तो इनके बारे में हमने सारी चीज़ें तो बताई दी। अब बहमानी किंगडम के बारे में अगर बात करें, तो बहमानी के फाउंडर की बात करें। बहमानी के फाउंडर कौन थे? अलाउद्दीन हसन गंगू बहमान शाह, गंगू बहमान शाह। ठीक है, अलाउद्दीन हसन गंगू बहमान शाह थे इनके फाउंडर बहमानी किंगडम के। 1347 एडी में जो था बहमानी किंगडम आया था। और वो विजयनगर कब आया था? मैंने बताया था विजयनगर एम्पायर 1336 में हरिहर एंड बुक्का ने फाउंड किया था। ये 1347 में बना था बहमानी किंगडम। ठीक है, मेन राइवलरी इनकी किससे थी? विजयनगर एम्पायर से ही इनकी मेन राइवलरी थी। ठीक है, और 1429 में, ठीक है याद रखना, 1429 में, 1429 में इन्होंने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया था। पहले इनकी कैपिटल थी गुलबर्ग, गुलबर्ग। फिर इन्होंने कहाँ शिफ्ट की थी? बिदर में इन्होंने अपनी कैपिटल शिफ्ट की थी। और ये किस रूलर के, ये दोनों ही जगह कर्नाटका में ही है, और दोनों ही किस रूलर के टाइम पे हुई थी? ये हुई थी अहमद शाह अलवाल, अहमद शाह अलवाल। ठीक है, ये रूलर थे जिनके टाइम पे जो बहमानी किंगडम है उन्होंने अपनी कैपिटल शिफ्ट की थी गुलबर्ग से बिदर। ठीक है, ये हो गया थोड़ा थोड़ा बहमानी किंगडम के बारे में। और फिर इनमें एक फेमस मतलब काफ़ी उसके बाद एक फेमस इसमें रूलर आते हैं मोहम्मद गवान, जो लास्ट में दे रखा ना डी ऑप्शन में। इसके बाद आते हैं, सबसे लास्ट में आते हैं मोहम्मद गवान। ये काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री में भी स्ट्रॉन्ग थे। ठीक है, मिलिट्री में भी स्ट्रॉन्ग थे, काफ़ी ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर थे। ये पर्शियन मर्चेंट थे, मिलिट्री जीनियस थे। ठीक है, किंगडम इनके टाइम पे काफ़ी ज़्यादा यूनाइटेड था। लेकिन इनके बाद जो इनका जब इनकी डेथ हुई तो इसके बाद जो अंपायर है वो 5 में डिवाइडेड हो जाता है, मैंने बताया था। बीजापुर, अहमदनगर, बेरार, बिदर और गोलकोंडा। ठीक है, इनमें टोटल एम्पायर टूट जाता है। और फिर बेरार को छोड़ के जितने भी ये चारों थे ये विजयनगर पे हमला बोल देते हैं। बैटल ऑफ टेलीकोटा होता है। क्या होता है? बैटल ऑफ टेलीकोटा होता है, जिसमें विजयनगर क्या हो जाता है? हार जाता है। और उसके बाद उनका जो है एंड सा हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है,
और ये तो हो गया किसके बारे में, थोड़ा थोड़ा हमने किसके बारे में देखा, इनके हिस्ट्री के बारे में। थोड़ा सा और देख लेते हैं इसके बारे में, बहमानी किंगडम के बारे में। क्या देखो इनमें, इनमें क्या था, एक तो देखो इनमें जो था एडमिनिस्ट्रेशन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो प्रोविंसेस थे ना उनको किस में डिवाइड किया गया था, यहाँ पे प्रोविंसेस को तरफ में डिवाइड किया गया था, ठीक है, तरफ। और ये तरफ को कौन वो करते थे, तरफदार, एडमिनिस्टर कौन करते थे, तरफदार। इनको तरफदार या फिर आप बोल सकते हो सूबेदार, इनको एडमिनिस्टर करते थे प्रोविंसेस को बहमानी किंगडम के टाइम पे, ठीक है, बहमानी किंगडम के टाइप पे। और प्रोविंसेस यहाँ पे टोटल कितनी थी, 4 ही प्रोविंसेस थी। कौन सी, गुलबर्ग, बेरार, बिदर और दौलताबाद, ठीक है। ये यहाँ पे क्या थी, दौलताबाद, ये यहाँ पे 4 प्रोविंसेस थी, ठीक है। मेनली यहाँ पे जो सैलरी जो थी नोबल्स को या तो कैश में दी जाती थी या फिर जागीर्स में दी जाती थी, ठीक है, दोनों में ही यहाँ पे सैलरी दी जाती थी, ठीक है। हाँ, कम देखो ये कुछ लैंड और जागीर्स में दी जाती थी। कुछ लैंड जब जागीर्स को दी जाती थी तो वो किंग के हाउस होल्ड के लिए भी उसको कई बार कन्वर्ट कर दिया जाता था, जिसको बोलते थे खलीसा, ठीक है, खलीसा उसको बोलते थे। और हाँ, इसमें मिलिट्री सपोर्ट के लिए कौन होते थे, अमीर्स होते थे, ठीक है। यहाँ पे भी अमीर्स होते थे। और ये गन पाउडर से क्या थे, फैमिलियर थे, याद रखना, ये गन पाउडर से क्या थे, फैमिलियर थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ इस टाइम पे कौन सा डायलेक्ट फेमस था, मतलब बोलचाल की भाषा कौन सी, यहाँ पे थी दक्षिणी उर्दू, दक्षिणी उर्दू, दक्षिणी उर्दू यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेमस थी इस टाइम पे, ये डायलेक्ट था। अगर इनके हम आर्किटेक्चर की बात करें, अगर इनके इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चर की बात करें, जैसे कि गोल गुम्बज, गोल गुम्बज इन्होंने बनवाया हुआ है, आदिल शाह ने बनवाया था जो, ठीक है, आदिल शाह। इब्राहिम रोजा, इब्राहिम रोजा, ठीक है, ये दोनों कहाँ बने हुए हैं, बीजापुर में बने हुए हैं, इब्राहिम रोजा और गोल गुम्बज। उसके बाद बहमानी टॉम्स, बहमानी टॉम्स और मोहम्मद गवान्स मकबरा, मोहम्मद गवान्स मकबरा, ये दोनों कहाँ पे बने हुए हैं, ये बिदर में बने हुए हैं, ठीक है। एक गुलबर्ग में क्या बना हुआ है, हफ्ता, हफ्ता गुम्बज, हफ्ता गुम्बज बना हुआ है कहाँ पे, गुलबर्ग में, ठीक है। तो ये कुछ कुछ फेमस आर्किटेक्चर है यहाँ के, तो याद रखना ये फेमस बिल्डिंग्स हैं जो यहाँ पे बनी हुई है, बहमानी किंगडम के टाइम पे बनी थी। और क्या क्या चीज़ें फेमस थी वो मैंने आपको इसमें मैंने बताई दी है, ठीक है। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन जो होता है बहमानी किंगडम वाला, क्वेश्चन नंबर 64 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे, ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। वुमेन ऑक्यूपाइड ए वेरी ऑनरेबल पोजीशन इन विजयनगर सोसाइटी, ये तो बताया ही था कि विजयनगर सोसाइटी में वुमेन की काफ़ी रिस्पेक्टेबल, काफ़ी सारे काम करती थी। डिस्पाइट दिस मैनी सोशल एविल्स भी वहाँ पे प्रिवेलेंट थी। इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस वर, कौन कौन सी थी, देवदासी सिस्टम था वहाँ पे, सती था, कन्यादान था, तो सारे ही सिस्टम वहाँ पे प्रेजेंट थे। तो आंसर क्या आ गया, डी, ठीक है, तीनों ही सोशल एविल्स वहाँ पे प्रेजेंट थी। फिर है 66, हड़प्पन साइट्स और इम्पोर्टेंट फाइंडिंग हमें वहाँ पे क्या मिलती हैं, ठीक है। सबसे पहले है लोथल, सबसे पहले हमारा लोथल, लोथल में हमें क्या मिलता है, डॉकयार्ड मिलता है, लोथल में हमें क्या मिलता है, डॉकयार्ड मिलता है, ना कि ग्रेट बाथ मिलता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। धोलावीरा में स्टेडियम मिलता है। और थर्ड है कालीबंगन, जो हमारा कालीबंगन है वहाँ पे क्या है, वहाँ पे क्या है कालीबंगन में हमें प्लो फील्ड मिलता है, ना कि डॉकयार्ड। कालीबंगन में हमें क्या मिलता है, प्लो फील्ड मिलता है, ना कि ये मिलता है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी। आंसर क्या आ गया, बी, केवल और केवल, मतलब डी, केवल और केवल सेकंड जो स्टेटमेंट है करेक्ट है कि धोलावीरा में हमें क्या मिला, स्टेडियम मिला है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 66 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर बोर्ड स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, बोर्ड स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, देखो ये पता ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे ही क्या है, बोर्ड स्ट्रिंग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है। कुछ है ना, मतलब 4 टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। एक तो देखो, एक होते हैं विंड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, विंड इंस्ट्रूमेंट। एक होता है परकुशन इंस्ट्रूमेंट, और एक होते हैं सॉलिड इंस्ट्रूमेंट जिनको बजाने की जरूरत नहीं पड़ती, और एक है स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट, स्ट्रिंग्ड जो ये पूछा गया है। तो ये 4 टाइप के इंस्ट्रूमेंट, और इनमें आगे आगे लिख लेना कि कौन कौन से है, ठीक है। ये काम आपका है, आर्ट एंड कल्चर की बुक उठाओ और वहाँ से लिखो कि ये 4 टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट है इनमें से कौन, एग्जाम्पल
कौन कौन से किए हैं। ठीक है, तो आपका अभी पे ये काम खत्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 67 के लिए आपका होमवर्क है ये कि आपको ये करना है। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में हमें बताना है। गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट, सबसे पहले गांधारा स्कूल वॉज एसोसिएटेड विद ग्रीको रोमन स्टाइल ऑफ आर्ट। ग्रीको रोमन स्टाइल ऑफ आर्ट से एसोसिएटेड है बिल्कुल। दी गांधारा आर्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इलेबोरेट ऑर्नामेंटेशन, बिल्कुल इलेबोरेट ऑर्नामेंटेशन होती है। और वाइट मार्बल का गांधारा स्कूल में काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुआ था। तो याद रखना यहाँ पे वाइट मार्बल का नहीं, यहाँ पे ग्रे सैंडस्टोन का सबसे ज़्यादा यूज हुआ था। किसका? ग्रे सैंडस्टोन का सबसे ज़्यादा गांधारा स्कूल में यूज हुआ था। ग्रे सैंडस्टोन, ब्लैक स्टोन, ठीक है, ब्लू ग्रे मिक्का, ठीक है, ब्लू ग्रे मिक्का शिस्ट, ब्लू ग्रे मिक्का शिस्ट, इनका सबसे ज़्यादा यूज हुआ था, ना कि इनका। तो थर्ड स्टेटमेंट तो हमारी होगी रॉन्ग, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या है हमारी? करेक्ट है। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया ए। ठीक है, अमरावती आर्किटेक्चर में व्हाइट मार्बल का मेन यूज था। व्हाइट मार्बल का यूज वैसे कहाँ था? अमरावती आर्किटेक्चर में, अमरावती आर्किटेक्चर में। ठीक है, और गांधारा स्कूल पीक पे कब पहुंचा था? कनिष्क के टाइम पे। ठीक है, कनिष्क के टाइम पर। कनिष्क किस उसमें था? कुषाण में। ठीक है, कुषाण रूलर था वो। ठीक है, और सब्जेक्ट मैटर मेनली गांधारा स्कूल का मेनली क्या होता था? मेनली बुद्धिस्ट होता था। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर मेनली क्या होता था इनका? प्रीडोमिनेंटली बुद्धिस्ट होता था। और शाकाज और कुषाण दोनों ही मेनली गांधारा स्कूल के पैटर्न थे। ठीक है, इनकी फेमस फिगर सबसे कौन सी पाई जाती है? बामियान बुद्धा। सबसे फेमस फिगर है इनकी बामियान बुद्धा, जो कहाँ पाया जाता है? सेंट्रल अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में जिनकी पिक्चर पाई जाती है बामियान बुद्धा की। ठीक है, सबसे फेमस वही है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 68 जो है वो हो जाता है, आंसर आ जाता है ए। आ जाता है क्वेश्चन नंबर 69 पे। विद रेफरेंस टू ई श्रम पोर्टल, ई श्रम पोर्टल के बारे में बताना है। इट एम्स टू एक्सटेंड द बेनिफिट ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स टू अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर। बिल्कुल, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी का बेनिफिट पहुंचाने के लिए ई श्रम पोर्टल शुरू किया गया है। द ई श्रम पोर्टल कंटेन ए 12 डिजिट यूनिक नंबर विल बी प्रोवाइडेड टू बेनिफिशरीज आफ्टर रजिस्ट्रेशन। बिल्कुल, एक 12 डिजिट का यूनिक नंबर प्रोवाइड किया जाएगा। मिनिस्ट्री रॉन्ग दे रखी है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है। क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री है। ठीक है, तो ये थर्ड मिनिस्ट्री जो है इसमें क्या दे रखी है हमारी? रॉन्ग दे रखी है। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या आ गया? ए। ठीक है, आंसर आ गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। हमें तुगलक आर्किटेक्चर के बारे में बताना है। तुगलक आर्किटेक्चर के बारे में देखो, तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में तो मैं बता ही चुकी हूँ। ठीक है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। तुगलक आर्किटेक्चर, उन्होंने स्लोपिंग वॉल्स बनाई थी। ठीक है, उन्होंने स्लोपिंग वॉल्स बनाई थी, बिल्कुल सही है। उन्होंने रेड सैंडस्टोन का बोल रहे हैं कि उन्होंने क्या किया था? एक्सटेंसिव उन्होंने रेड सैंडस्टोन का यूज़ किया था। याद रखना, उन्होंने रेड सैंडस्टोन काफ़ी ज़्यादा महंगा होता था, तो उन्होंने ग्रे स्टोन का यूज़ किया था। ग्रे स्टोन का यूज़ किया था, ना कि रेड सैंडस्टोन, क्योंकि ये क्या होता था? महंगा होता था, ये काफ़ी कॉस्टली था, इसलिए इसका यूज़ उन्होंने नहीं किया था। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। थर्ड है बिल्डिंग हैविंग मिनिमम डेकोरेशन। बिल्कुल, खर्चा जिसमें कम हो वही काम किया है तुगलक्स ने। ठीक है, तो बिल्डिंग्स हैविंग मिनिमम डेकोरेशन, बिल्कुल मिनिमम डेकोरेशन भी उन्होंने की है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इसकी क्या है हमारी? करेक्ट है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और मतलब वो भी जैसे कि डेकोरेशन की बात करें तो फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे मतलब एक डेकोरेटिव डिवाइस यूज होता था, लोटस। ठीक है, वो बस हर जगह बिल्डिंग्स में वही मिलेगा आपको, बना मिलेगा, लोटस। अब आप बात करोगे कि तुगलक डायनेस्टी में फेमस रूलर कौन कौन से हुए हैं? सबसे पहले हुए हैं हमारे गियासुद्दीन तुगलक, सबसे फेमस रूलर सबसे पहले। ठीक है, गियासुद्दीन तुगलक फाउंडर थे, जिन्होंने 1320 में तुगलक डायनेस्टी को फाउंड किया था, 1320 में। ठीक है, और कुरियर, इनका और क्या क्या फेमस काम इन्होंने किए थे? इन्होंने कुरियर सिस्टम में मैन को हटा के हॉर्स को लगा दिया था। ठीक है, मैन को हटा के हॉर्स को लगा दिया था। और इन्होंने डाक चौकीज बनवाई थी। क्या बनवाई थी इन्होंने? डाक चौकीज इन्होंने बनवाई थी। उसके बाद ये 1325 में इनकी डेथ हो गई थी, 5 ही साल ये रहे थे। ठीक है, ये कुछ इन्होंने काम किए थे। उसके बाद हमारे फेमस रूलर आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, सबसे पागल राजा जो था, जिन्होंने 5 रिफॉर्म्स किए थे। कब से कब तक थे? 1325 से
25 से 51 के बीच में थे हमारे मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। ठीक है, तो इसी इन्हीं के टाइम पे फिर कौन आया, तो इन्हीं के टाइम पे 1336 में कौन आया, विजयनगर बन गया एम्पायर, और 1347 में कौन सा बन गया, बहमानी बन गया। तो विजयनगर एम्पायर, बहमानी किंगडम और ये मोहम्मद बिन तुगलक मतलब तुगलक डायनेस्टी एक ही टाइम पे रूल कर रहे थे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अभी हमने ये 2 एम्पायर देखे थे, अभी इसका टाइम पीरियड देखा तो हमें वो भी याद आना चाहिए। तो मोहम्मद बिन तुगलक इस टाइम पे थे। ठीक है, और इब्न बतूता मोरक्को से जो आए थे, इब्न बतूता इनके टाइम पे आए थे। ठीक है, इब्न बतूता इनके टाइम पे इन्होंने ट्रैवल किया था। एक इन्होंने डिपार्टमेंट बनाया था जिसको बोलते हैं दीवाने कोही, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। ठीक है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दीवाने कोही इन्होंने बनाया था। ठीक है, और टक्कवी लोन्स देते थे फार्मर्स को कल्टीवेशन को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, फार्मर्स को लोन भी देते थे। उसके बाद आते हैं फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक इसमें क्या थे, फेमस रूलर थे। इन्होंने क्या किया था, जजिया स्टार्ट किया था। ठीक है, याद रखना, फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था, जजिया इन्होंने लगाया था, जजिया इन्होंने इम्पोज किया था। और इन्होंने एक वाटर सेस भी लगाया था। इन्होंने क्या लगाया था, एक वाटर सेस भी लगाया था। उस वाटर सेस को क्या बोलते थे, हक ए शरीब, हक ए शरीब, हक ए शरीफ बोलते थे उस वाटर सेस को। और ब्रिटिशर्स ने इनको फादर ऑफ इरिगेशन डिपार्टमेंट भी बोलते थे। क्या बोलते थे, फादर ऑफ इरिगेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, फादर ऑफ इरिगेशन डिपार्टमेंट भी बोलते थे इनको ब्रिटिशर्स। ठीक है, इन्होंने एक और डिपार्टमेंट स्टार्ट किया था, दीवान खैरात मतलब चैरिटी वाला डिपार्टमेंट। कौन सा, दीवान ए खैरात भी इन्होंने स्टार्ट किया था, दीवाने खैरात भी इन्होंने स्टार्ट किया था। दीवाने बंदागन भी इन्होंने स्टार्ट किया था, दीवाने बंदागन मतलब स्लेव जो डिपार्टमेंट होता है वो भी इन्होंने स्टार्ट किया था। उसके बाद इन्होंने बहुत सारे सराय बनाए थे, रेस्ट हाउसेस बनाए थे ट्रेवलर्स के लिए। क्या बनाए थे इन्होंने, रेस्ट हाउसेस बनाए थे ट्रेवलर्स के लिए। उसके बाद इन्होंने फिरोज शाह तुगलक ने नए टाउन्स बनाए थे, जैसे कि फिरोजाबाद, काफ़ी ज़्यादा फेमस है इनके नाम से, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, फतेहाबाद, और उसके बाद जौनपुर, जौनपुर और हिसार, जौनपुर और हिसार। ठीक है, ये 3 हरियाणा में है। और जो भी है ये 4 सिटीज़ किसने बनवाई थी, फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। इन्होंने हॉस्पिटल्स भी बनवाए थे। हॉस्पिटल्स का नाम इन्होंने क्या दिया था, दारुल शिफा, शिफानामा, शिफानामा, दारुल शिफा, या फिर इनको बोला जाता था बीमारिस्तान, बीमारिस्तान। ठीक है, बीमारिस्तान। ये क्या थे, ये हॉस्पिटल्स खोले थे फिरोज शाह तुगलक ने। और इनकी डेथ फिर कब हो गई थी, 1388 में ही इनकी डेथ हो गई थी। और ये इतने सारे काम करके चले गए थे। ठीक है, फिर क्या हो जाता है, इनकी डेथ के बाद कुछ रूलर्स आते हैं कमज़ोर कमज़ोर से। 1398 में क्या होता है, 1398 में तिमूर इन्वेड कर देता है। ठीक है, तिमूर इन्वेड कर देता है। मोहम्मद शाह थे उस टाइम पे, मोहम्मद शाह, और वो भाग जाता है फिर। और इस तरह से तुगलक डायनेस्टी का जो है वो एंड हो जाता है। ठीक है, तो ये जो हो गया हमारा फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक और गियासुद्दीन तुगलक, और उन्होंने क्या क्या थोड़ा थोड़ा फेमस किया, तो ये हमने बता दिया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। कार्नेटिक म्यूजिक के बारे में बताना है। क्या बताना है कार्नेटिक म्यूजिक के बारे में, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ट्रिनिटी, 3 इंपॉर्टेंट म्यूजिशियन ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक, उनके बारे में हमें बताना है। सबसे पहले, कृति कंपोज्ड बाय श्याम शास्त्री इन प्रेज ऑफ गॉडेस कामाक्षी ऑफ कांची। श्याम शास्त्री ने वो बनाई थी, बिल्कुल ये सही है। एक थे उसमें श्याम शास्त्री जिन्होंने क्या बनाई थी, कंपोज की थी गॉडेस कामाची ऑफ कांची के प्रेज में कृतिज उन्होंने कंपोज की थी, बिल्कुल। तो पहले जो ट्रिनिटी में कौन हो गए, श्याम शास्त्री। ओनली 3 स्कॉलर्स कंपोज देयर कृतिज इन संस्कृत ओनली, केवल और केवल उन्होंने संस्कृत में ही अपनी कृतिज बनाई थी। बिल्कुल स्टेटमेंट रॉन्ग है, संस्कृत और तेलुगु, तेलुगु में भी मतलब तेलुगु का मेन उन्होंने यूज किया था। तो सेकंड स्टेटमेंट होगी रॉन्ग कि इन्होंने केवल और केवल इसमें अपनी कृतिज बनाई थी। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होती है, तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, थर्ड है, त्यागराज एंड मुथुस्वामी दीक्षितर वर कंटेम्प्रेरी। त्यागराज और मुथुस्वामी दीक्षितर ये क्या थे, ये कंटेम्प्रेरी हैं, ये बिल्कुल ये क्या है, कंटेम्प्रेरी हैं। तो ये थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो जाती है, सही हो जाती है। और जो श्याम शास्त्री, त्यागराज और मुथुस्वामी दीक्षितर ये सारे ही क्या थे, ये सारे ही यही थे कार्नेटिक म्यूजिक की वो ट्रिनिटी। ठीक है, इन्हीं को बोला जाता था। और ये सारे कहाँ पे बोर्न हुए थे, तंजौर डिस्ट्रिक्ट में बोर्न हुए थे,
तंजौर डिस्ट्रिक्ट में बोर्न हुए थे, ये हमने बता दिया। और जैसे कि अगर इनके टाइम पीरियड की बात करें 1767 से लेके 1847 तक, और अगर इनकी बात करें श्याम शास्त्री की 1762 से लेके 1827 तक और 27, ठीक है। और ये मुथु स्वामी दीक्षितार की बात करें 1775 से लेके 1835 तक, ठीक है। तो ये देखो ये कौन कौन सारे क्या है, कंटेम्प्रेरी भी हैं और ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक भी इनको बोला जाता है, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ड्यूरिंग द अर्ली मिडिवल पीरियड। अर्ली मिडिवल पीरियड में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में। सबसे पहले है देखो इस पहले पढ़ लो सारों को। द हेरिडिटरी चीफ रोज टू ए डोमिनेंट पोजीशन ड्यूरिंग दिस पीरियड। The feudal order weakened the village self-government. The peasant had to pay taxes and render forced labor. There was no slavery during this period. कैसा हो सकता है बिल्कुल एक्सट्रीम स्टेटमेंट की कोई स्लेवरी हो ही ना, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी कि वहाँ पे कोई स्लेवरी थी ही नहीं। एक्सट्रीम स्टेटमेंट रॉन्ग कर दो, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, यही हो गया, क्योंकि नोट करेक्ट बताना था। ये तो हो भी सकते थे और नहीं भी हो सकते थे, ठीक है। तो ये तो थे ही, लेकिन ये नहीं था, ठीक है। स्लेवरी ऐसा नहीं था कि थी ही नहीं, स्लेवरी तो थी ही उस टाइम पे। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस। हमें कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस के बारे में बताना है। सबसे पहले द म्यूजिक क्या लिख रखा है, द म्यूजिक इन कुचिपुड़ी इज क्लासिकल कार्नेटिक म्यूजिक। बिल्कुल यहाँ पे जो म्यूजिक यूज होता है वो कौन सा होता है, कुचिपुड़ी में क्लासिकल कार्नेटिक म्यूजिक यूज होता है। डांसिंग ऑन द रिम ऑफ ब्रास प्लेट विद ए पिक्चर फुल ऑफ वाटर ऑन द हेड इज पार्ट ऑफ डांस। बिल्कुल ये भी उसका पार्ट होता है। थर्ड, सिंस इट्स इंसेप्शन कुचिपुड़ी इज बीइंग परफॉर्म्ड एट सोलो डांस ओनली। बिल्कुल नहीं, सोलो भी होता है और ये ग्रुप में भी होता है, ठीक है। ग्रुप में जो होता है ग्रुप डांस ड्रामा भी उसको बोलते हैं, डांस ड्रामा, ठीक है। और ओनली स्टेटमेंट लगभग 90% रॉन्ग ही होती है, तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। और कुचिपुड़ी मेन मैंने बताया था क्या स्टेट, आपको स्टेट याद रखनी है, आंध्रा में होती है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 73 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। कुचिपुड़ी के बारे में मैं बता भी चुकी हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं नालंदा स्कूल ऑफ स्कल्पचर के बारे में। नालंदा स्कूल ऑफ स्कल्पचर, सबसे पहले है कि नालंदा स्कूल ऑफ स्कल्पचर इज इन्फ्लुएंस्ड बाई सारनाथ स्टाइल ऑफ स्कल्पचर। बिल्कुल ये सारनाथ स्टाइल ऑफ स्कल्पचर से क्या है, इन्फ्लुएंस्ड है नालंदा स्कूल ऑफ स्कल्पचर। सेकेंड है स्कल्पचर आर यूजुअली डिपिक्टेड इन 3 डायमेंशनल फॉर्म। बिल्कुल ये 3 डायमेंशनल फॉर्म में डिपिक्ट होता है। और थर्ड है दिस स्कल्पचर मोस्टली डिपिक्ट बुद्धिस्ट डेटीज ऑफ हीनियान सेक्ट। याद रखना बुद्धिस्ट डेटी को करता है तो महायान सेक्ट की डिटीज को करता है, ना कि हीनियान सेक्ट की उसकी करता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। और मेनली जो है डोमिनेट अगर इसमें करता है नालंदा स्कूल में, जो स्कल्पचर डोमिनेट करते हैं वो है वज्रयान सेक्ट के जो डिटीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा इसमें वो होते हैं, डिपिक्ट होते हैं। जैसे कि आप याद कर सकते हो, जैसे कि वज्रा श्रद्धा, खास सर पाना, ठीक है। ये वज्रयान के डिटीज हैं। उसके बाद है अवलोकितेश्वरा, ठीक है। ये सारी क्या है, वज्रयान की डिटीज हैं। ये मेनली इसमें डिपिक्ट होती हैं। लेकिन स्टार्टिंग में क्या था, इनिशियली बुद्धिस्ट डिटीज भी थी, जैसे कि स्टैंडिंग बुद्धा हो गया, बोधिसत्वाज हो गए, इनकी भी थी, ठीक है। तो मेनली हीनयान की नहीं थी, तो थी तो महायान की, नहीं तो वज्रयान इसमें सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है, ठीक है। तो 74 का जो आंसर हो गया वो क्या हो गया हमारा ए, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। क्वेश्चन नंबर 75 क्या बोलता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू फील्ड ऑफ पेंटिंग ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। ये क्वेश्चन भी मैं करवा चुकी हूँ लास्ट लेक्चर में। फर्स्ट है द मास्टर्स ऑफ मिनिएचर पेंटिंग अब्दुल समद एंड मीर सैयद अली वर कोर्टियर्स ऑफ हुमायूं। जो ये थे, ये किसके कोर्टियर्स थे, ये हुमायूं के कोर्टियर्स थे, ठीक है। सेकंड है कि द पोर्ट्रेट पेंटिंग गेन प्रोमिनेंस ड्यूरिंग रेन ऑफ औरंगजेब। देखो एक स्टेटमेंट को तो आप पहले काट सकते हो कि औरंगजेब के टाइम पे प्रोमिनेंस में आई थी पोर्ट्रेट पेंटिंग, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया था औरंगजेब ने तो बिल्कुल ही, ठीक है, पेंटिंग्स पे। तो सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल हमारी क्या होगी, इनकरेक्ट होगी। इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। यूरोपियन पेंटिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड इन अकबर्स कोर्ट बाय
पोर्टुगीज। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी हमारी, सही होगी। ठीक है। और फर्स्ट स्टेटमेंट भी मैंने बताया था कि मीर सैयद अली और जो मीर सैयद अली जो अब्दुल समाद है ये किसके टाइम पे थे, हुमायूं के टाइम पे थे, बिल्कुल ये मैंने बताया था। और अकबर के टाइम पे दो थे, अकबर के टाइम पे कौन थे, एक तो दसवंत और एक बासवान, ये दो थे किसके टाइम पे, अकबर के टाइम पे मैंने बताया था। और औरंगजेब वॉज इनडिफरेंट टू पेंटिंग्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं पहले करवा चुकी हूँ, तो आंसर इसका क्या हो गया हमारा, सी। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे। सुजलाम कैंपेन के बारे में बताना, सुजलाम कैंपेन। ठीक है, सुजलाम कैंपेन क्या है। सबसे पहले है कि इट इज़ मिशन मोड कैंपेन टू इंश्योर कनेक्शन ऑफ पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर इन एवरी हाउस होल्ड इन अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज में हर एक हाउस होल्ड में पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर हो, उसके लिए कैंपेन है ये सुजलाम कैंपेन, बिल्कुल। इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इसको इम्प्लीमेंट इसने बोल रखा है कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इसको वो कर रही है। तो पहली स्टेटमेंट भी रॉन्ग है और सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि जो सुजलाम कैंपेन है ना वो पोर्टेबल वाटर प्रोवाइड करने के लिए नहीं है, ये किसके लिए है, ओपन डेफिकेशन फ्री ODF प्लस विलेजेस क्रिएट करने के लिए। किसके लिए, ODF प्लस विलेजेस क्रिएट करने के लिए, विलेज लेवल पे, ना कि अर्बन एरियाज में। ठीक है, तो सबसे पहले है तो ये ODF प्लस विलेजेस को वो करने के लिए। और इसको कौन सी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इसको इम्प्लीमेंट कर रही है, कौन सी कर रही है इसको, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मिनिस्ट्री इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग हो जाती है। तो इसका आंसर हमारा क्या है, डी। ठीक है, आंसर हमारा क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इसको इम्प्लीमेंट कर रही है और ओपन डेफिकेशन फ्री विलेजेस को क्रिएट करने के लिए सुजलाम कैंपेन जो है स्टार्ट की गई है। और ये कब की गई है, 100 डे कैंपेन है आज़ादी का अमृत महोत्सव के टाइम पे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 76 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। लुजुंग फेस्टिवल कहाँ का है, तो याद रखना लुजुंग फेस्टिवल कहाँ का है, सिक्किम का। ठीक है, लुजुंग फेस्टिवल कहाँ का है, सिक्किम का है। और हार्वेस्टिंग सीजन के लास्ट में ये मनाया जाता है लुजुंग फेस्टिवल। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे। भीमबेटका की वॉल पेंटिंग्स पहले ही क्वेश्चन में करवा चुकी हूँ। द टाइमलाइन फॉर द भीमबेटका पेंटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम पैलियोलिथिक पीरियड एंड कंटिन्यूज बियॉन्ड मेसोलिथिक। ये बताया था भीमबेटका में सारी ही टाइप की पेंटिंग्स होती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो चुका है, ये पहला था। सेकंड है इन दी पेंटिंग्स मैन इज डिपिक्टिंग हंटिंग एनिमल, बिल्कुल हंटिंग एनिमल भीमबेटका में बताया था। थर्ड है रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका इज रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को, बिल्कुल यूनेस्को में भी रिकॉग्नाइज है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। ठीक है, और कहाँ पे है ये, विंध्यास माउंटेन में, विंध्यास माउंटेन्स में ये। ठीक है, तो तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है भीमबेटका की भी। और ये जो क्वेश्चन नंबर जो पहला ही था, एंशिएंट इंडिया का पहला क्वेश्चन जो था वो यहीं से स्टार्ट किया गया था, प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग से स्टार्ट किया था। और उसी में भीमबेटका और एक और लखुदियार शायद की कहीं पेंटिंग्स बताई गई थी उसमें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सबसे पहला ही क्वेश्चन था जो हमने इस टेस्ट सीरीज में करवाया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो चुका है, अब मैं बार बार से रिपीट नहीं करूँगी उन चीज़ों को। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। विद रेफरेंस टू डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स के बारे में बताना है। इट रैंक स्टेट बेस्ड ऑन एक्सटेंट ऑफ डिजिटाइजेशन ऑफ पेमेंट। इट इज़ रिलीज्ड बाय नीति आयोग। सबसे पहले तो देखो इसको कौन रिलीज करता है, इसको RBI रिलीज करता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये देखता है कि कितना एक्सटेंट हुआ है डिजिटाइजेशन का पेमेंट्स में, लेकिन इनको रैंक नहीं करता। ठीक है, एक चीज़ याद रखना है, ये रैंकिंग नहीं देता है। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स में स्टेट्स की रैंकिंग नहीं की जाती है, ओनली बस ये देखा जाता है कि ओनली कैप्चर करता है कि कितना डिजिटाइजेशन हुआ है अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, और लास्ट ईयर में ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है, आंसर हमारा क्या आ गया, डी। ठीक है, लास्ट ईयर भी हमारी टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चन हुआ था। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 80 में, कल्चरल ट्रेडिशन और कैटेगरी बतानी है। मल्लखम्ब, अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 3-4 नए गेम्स ऐड हुए थे और उसमें एक था मल्लखम्ब। तो क्या ये शैडो पपेट्री है, मल्लखम्ब क्या है, एक मार्शल आर्ट्स है। कहाँ की है, MP की है। तो ये शैडो पपेट्री नहीं है, ये क्या है, मार्शल आर्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी, इनकरेक्ट होगी। सेकंड है परिखंडा, परिखंडा कहाँ की है, परिखंडा क्या है, ये मार्शल आर्ट है।
ठीक है, याद रखना बिल्कुल, ये मार्शल आर्ट ही है। और मार्च क्या है, ये एक थिएटर आर्ट है, आज ही मैंने करवाया है, ठीक है। मार्च कहाँ की है, एमपी की है, ठीक है। ये थिएटर आर्ट है, ये कहाँ की है, एमपी की है। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है कि ये शैडो पपेट्री है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 हमारा हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। सुखेत मॉडल क्या है, सुखेत मॉडल क्या है, ठीक है। सुखेत मॉडल है ऑर्गेनिक वेस्ट मैनेजमेंट का मॉडल। सुखेत विलेज कहाँ पे है, बिहार में मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में एक गांव का नाम है सुखेत विलेज। वहाँ पे क्या है, पूसा जो यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, वहाँ पे ये ऑर्गेनिक उसको वो करने वाली है। इसमें मेनली क्या किया जाएगा, सुखेत मॉडल में हर एक घर से जो भी वेस्ट है या फिर डंग है, गार्बेज है, वो सारा कलेक्ट किया जाएगा और उसको ऑर्गेनिक मैन्योर में, वर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और फिर उसको बेच दिया जाएगा, ठीक है। और जो भी वो देंगे उसके बदले में, मतलब जो भी गार्बेज या फिर डंग जो भी गांव वाले लोग या हर एक घर जो देगा उसके बदले में एलपीजी सिलेंडर्स उनको दिए जाएंगे, ठीक है। एवरी 2 मंथ्स में उनको क्या दिया जाएगा, एलपीजी सिलेंडर दिया जाएगा। और इससे क्या होगा, एक तो एलपीजी सिलेंडर दिया जाएगा, दूसरी चीज़ यहाँ पे हर एक गांव के 14 से 15 लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड होगा, ठीक है। तो ये हो गया सुखेत मॉडल ऑर्गेनिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ये, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। फोक म्यूजिक और स्टेट बतानी है, किससे ये रिलेटेड है, ठीक है। फिर है सबसे पहले साना लैम्बोक। साना लैम्बोक कहाँ का है, ये याद रखना, ये कहाँ का है, मिजोरम का नहीं है, ये मणिपुर का है, ठीक है। कहाँ का है, मणिपुर का है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग, इसका मतलब सेकंड क्या है, करेक्ट है। पोवाड़ा कहाँ का है, महाराष्ट्र का है, बिल्कुल। और सोहार जो है ना, यूपी का है, याद रखना, सोहार कहाँ पे का है, यूपी का है, ना कि पंजाब का। तो थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग होगी, तो आंसर हमारा क्या आ गया, बी, ठीक है। ये कुछ चीज़ें जो है तो ये आपको याद ही करनी पड़ेंगी, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। इसमें भी मैं बता चुकी हूँ सारे कौन कौन से हिंदुस्तानी क्लासिक म्यूजिक में कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले प्रेजेंस ऑफ घरानाज। घरानाज होते हैं, बिल्कुल हिंदुस्तानी में तो होते ही हैं घरानाज, ठीक है। सेकंड है असिमिलेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पर्शियन एंड अरेबिक। बिल्कुल पर्शियन और अरेबिक का असिमिलेशन भी होता है इसमें। थर्ड है डिफरेंट स्टाइल ऑफ कंपोजिशन इंक्लूड जवाली एंड कीर्तना। मैंने बताया था कीर्तनम किस में था, ये कार्नेटिक म्यूजिक में था। कीर्तनम किस में था, कार्नेटिक म्यूजिक में था। तो ये हिंदुस्तानी में तो था नहीं, तो ये एलिमेंट तो होगा नहीं उसका, तो ये एलिमेंट नहीं होगा, तो आंसर क्या आ गया हमारा, ए। बस ये आपको ध्यान रखने हैं। कंपोनेंट ऑफ मैंने बताए थे हिंदुस्तानी म्यूजिक में कौन से आते हैं और कार्नेटिक म्यूजिक में कौन से आते हैं, लास्ट लेक्चर में ही मैंने करवाए हैं ये, ठीक है। अगर आपने देखा होगा तो आप कर लोगे, नहीं तो फिर आई कैन नॉट डू एनीथिंग। क्वेश्चन नंबर 84 क्या बता रहा है कि कौन से इंस्क्रिप्शन किससे रिलेटेड है, किस डायनेस्टी से रिलेटेड है। सबसे पहले है बेसनगर पिलर्ड इंस्क्रिप्शन, शुंगा डायनेस्टी से है, बिल्कुल। रबाताक इंस्क्रिप्शन कुषाण से है। नाना घाट इंस्क्रिप्शन सतवाना से है और जूनागढ़ जो है वो शाकात से है। सारे ही स्टेटमेंट सही है, याद रख लेना इन चीज़ों को, ठीक है। ये सारे इंस्क्रिप्शन इन्हीं से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये डायनेस्टीज याद कर लेना। काफ़ी ज़्यादा इंस्क्रिप्शन जो भी होते हैं, जैसे कि मेहरगढ़ हो गया, जितने भी होते हैं वो मैं भी लिखवाती रहती हूँ, और ये 4 इन्होंने बताए हैं, तो ये भी आप याद कर लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 84 हो जाता है वो भी हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे। दिस रीजन इज वॉज द मेन रिसोर्स एरिया फॉर सैंडस्टोन। सैंडस्टोन मेनली यहीं से आता था, ठीक है। और used for sculpture in Ganga Valley in ancient and early medieval times. It was preferred quarry site because of its good quality and convenient geographical location near the river, which made transportation easier. अशोकन पिलर्स मेनली इसी सैंडस्टोन से बने हुए हैं। तो किसके बारे में बात चल रही है, तो याद रखना ये किसके बारे में बात चल रही है, चुनार के बारे में बात चल रही है। किसके बारे में बात चल रही है, चुनार के बारे में बात चल रही है। और यहाँ पे एक सिटी भी है, चुनार पत्थर भी है, और ये यूपी में एक जगह है, ठीक है। यहाँ पे रेड सैंडस्टोन मेनली पाया जाता है, रेड सैंडस्टोन यहाँ पे पाया जाता है मेनली, यूपी में ये जगह है, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है चुनार, ठीक है। ये नाम आपने सुने नहीं होंगे, तो चुनार भी बेशक आपने सुना भी होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे। द नेम वेदा is given to the vast body of literature made of mantra and brahmana in the context अत्रेय ब्राह्मणा किससे रिलेटेड है। देखो वेद होते हैं, वेद तो आपको पता ही है, वेद मतलब जिनमें नॉलेज दी गई है। ब्राह्मणा होते हैं, ब्राह्मणा क्या होते हैं,
कमेंट्री ऑन वेदास आप बोल सकते हो, मतलब वेदों को एक्सप्लेन किया गया है, मतलब वोकेबलरी ऑफ वेदास को ब्राह्मणा आप बोल सकते हो, मतलब उसमें एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे कैसे करना है। ठीक है, और मेनली जो ब्राह्मणा है वो 6 टॉपिक से डील करते हैं। मेनली जो ब्राह्मणा है वो 6 टॉपिक से डील करते हैं, जैसे कि एक तो है विधि अर्थवादा। विधि अर्थवादा मतलब विधि मतलब परफॉर्मेंस, इंजेक्शन फॉर परफॉर्मेंस ऑफ पर्टिकुलर राइट, कैसे करना है, विधि के बारे में बताते हैं। दूसरी चीज हमें बताते हैं निंजा, निंजा के बारे में। निंजा क्या होता है, क्रिटिसिज्म। ठीक है, उसके बाद है अर्थवादा। अर्थवादा, अर्थवादा क्या होता है, मतलब बहुत सारे एक्सप्लेनेटरी रिमार्क्स ऑन मीनिंग ऑफ मंत्रा, पर्टिकुलर राइट्स, मतलब उनके बारे में। ठीक है, उसके बाद है प्रशंसा, प्रशंसा सॉरी, प्रशंसा, प्रशंसा, रिकमेंडेशन। ठीक है, पूरा कल्पा। ठीक है, पूरा कल्पा। ठीक है, पूरा कल्पा जो सेक्रीफाइसल राइट किए जाते हैं फॉर्मल टाइम पे जो किए जाते थे। प्रकृति, प्रकृति। ठीक है, प्रकृति क्या होती है, अचीवमेंट ऑफ अदर्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये 6 चीजें किसमें, ब्राह्मणा में बताई जाती है। मतलब क्या होते हैं ये ब्राह्मणास, क्या होते हैं, कमेंट्रीज होती हैं। क्या होती हैं, ब्राह्मणास कमेंट्रीज होती हैं, और मेनली 6 टॉपिक से ये डील करते हैं। ठीक है, और मेन जो सब्जेक्ट है ब्राह्मणा का वो क्या है, विधि, कैसे राइट्स वगैरह करने हैं। ठीक है, और ब्राह्मणास जो है, मतलब हर, देखो ब्राह्मणास क्या हो गया, मैंने बता दिया, एक टाइप की डिक्शनरी जो वेदों से एसोसिएटेड होती है। तो हर एक वेद से कई सारी डिक्शनरीज एसोसिएटेड हैं, लेकिन कुछ कुछ अगर फेमस की बात करें तो आप उसमें याद कर सकते हो, एक एक सबकी फेमस आप याद कर सकते हो। जैसे कि ये जो है अत्रेय ब्राह्मणा, अत्रेय ब्राह्मणा ये किससे रिलेटेड है, ये ऋग्वेदा से रिलेटेड है। ठीक है, अत्रेय ब्राह्मणा किससे रिलेटेड है, ऋग्वेदा से रिलेटेड है। एक है जैसे कि आप बात करो यजुर्वेद से, यजुर्वेद से एक सबसे फेमस है सतपथ ब्राह्मणा, सत्तापथा ब्राह्मणा, सतपथ ब्राह्मणा, ये किससे है, यजुर्वेद से। अगर सामवेद की बात करें तो इनसे अर्षीय ब्राह्मणा या वामसा ब्राह्मणा। ठीक है, वामसा या फिर अत्रेय ब्राह्मण सामवेद से रिलेटेड है। और अथर्ववेद से अगर बात करें तो गोप्ता ब्राह्मणा, गोप्ता ब्राह्मणा। ठीक है, तो ये सारी इससे रिलेटेड है, तो आंसर क्या आ गया हमारा, ए। ठीक है, तो 86 का आंसर क्या आ गया, ए। तो ये कुछ कुछ फेमस हैं, ये एक एक चीज़ आप याद रख लेना तो काफ़ी ज़्यादा उससे आसान होगा। ठीक है, तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे। इक्ता सिस्टम, अभी थोड़ी देर पहले जो करवाया था, इक्ता सिस्टम और मनसबदारी सिस्टम। इक्ता सिस्टम वॉज यूज फॉर फर्स्ट टाइम इन इंडिया एंड देन अडोप्टेड इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इक्ता सिस्टम तो पहले ही मतलब दिल्ली सल्तनत यूज़ करती थी, लेकिन वो पहले कहाँ पे था, वहाँ पे मतलब मेनली इस्लामिक वर्ल्ड में पहले यूज होता था, इंडिया में बाद में इंट्रोड्यूस हुआ था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी, बिल्कुल इनकरेक्ट हो गई। ठीक है, इसका मतलब थर्ड ठीक है, थर्ड मतलब एट द टाइम ऑफ फिरोज शाह तुगलक जो कंट्रोल था इक्तास के ऊपर वो डाइल्यूट हो गया था, और इक्तास को क्या बना दिया गया था, हेरिडिटरी बना दिया गया था, बिल्कुल। थर्ड है द मुक्तीज वाज एक्सपेक्टेड टू मेंटेन द आर्मी एंड मीट हिज ओन एक्सपेंसेस विद रिवेन्यू कलेक्शन। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, मुक्ति को एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो आर्मी को मेंटेन करे और अपने एक्सपेंसेस निकाले जो भी वो रिवेन्यू कलेक्ट करता है। ठीक है, और क्या था बलबन के टाइम पे, बलबन के टाइम पे क्या था, उनको फवाजिल भेजना पड़ता था। क्या भेजना पड़ता था, फवाजिल, मतलब एक्स्ट्रा रेवेन्यू कलेक्टेड जो भी होता था ना वो सेंटर को भेजना पड़ता था। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे जो था ये तो फिरोज शाह तुगलक हो गया। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे तो और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई थी इनके ऊपर, जो नज़र थी वो और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई थी। जैसे कि अगर बात करें कंट्रोल कैसे इंक्रीज़ किया था, ख्वाजा या फिर साहिब ए दीवान वो पोस्ट लगा दी थी इसके ऊपर, इनके रिवेन्यू कितना कलेक्ट करते हैं कितना नहीं, ख्वाजा या फिर जिसको बोलते हैं साहिब ए दीवान, एक पोस्ट बना दी थी जो इनके इनकम को रिकॉर्ड करते थे। ठीक है, एक बरीद भी छोड़ दिया गया था, एक बरीद मतलब इंटेलिजेंस ऑफिसर भी इनके पीछे छोड़ दिया गया था कि सुल्तान के बारे में वो सुल्तान को इन्फॉर्म करता रहे इक्ताज के बारे में, इक्तादार्स के बारे में। और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे बहुत सारे इक्ता दिए गए थे और फिक्स्ड मतलब कर दिया गया था उनका। ठीक है, मतलब इक्ताज फिक्स कर दिए गए थे। और फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे बताई दिया इक्ता क्या हो गए थे, हेरिडिटरी हो गए थे। तो यही सारी चीज़ें हैं इक्ता के बारे में। तो आंसर हमारा क्या आ जाता है, 87 का आंसर बी। ठीक है,
और जो इक्ताज को एडमिनिस्टर करते थे उनको क्या बोलते थे, इक्तादार, मुक्ति, वली, वली भी बोलते थे, मुक्ति की जगह यहाँ पे वली भी आ सकता है, ठीक है, वली भी इनको बोला जाता था। तो आंसर हो गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे। शेडो पपेट्री, स्मॉल इन साइज एंड दिस कन्नड़ा लैंग्वेज, कर्नाटका की है, ठीक है। तो अब बतानी है कौन सी है। मैं पिछले लेक्चर में करवा चुकी हूँ। कौन सी है, तोगालू गोम्बेता, कहाँ की है, कर्नाटका की है, ठीक है। थोलू बोमलेता कहाँ का है, थोलू बोमलेता आंध्रा का है, ठीक है। उसके बाद ये जो यमपुरी है ये कहाँ की है, रोड पपेट्री है, कहाँ की है, बिहार की है, ठीक है। रावण छाया कहाँ की है, उड़ीसा की है। मैंने बताया था कि केवल स्टेट याद कर लेना पपेट्री की, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। स्टेट देखनी है, शेडो पपेट्री देखनी है और देखना है फिर कौन सी स्टेट है, ठीक है। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। तो आंसर क्या आ गया हमारा, सी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे। द बेमानी किंगडम ड्यू टू इट्स कंटिन्यूस वॉर्स विद विजयनगर एम्पायर फाइनली डिसइंटीग्रेटेड इनटू 5 दक्कनी सल्तनट्स इन अर्ली पार्ट ऑफ 16th सेंचुरी। इन द कंटेक्स्ट हमें बताना है सल्तनत और उसके फाउंडर कौन थे। सबसे पहले है अहमदनगर। अहमदनगर के फाउंडर कौन थे, सबसे पहले है अहमदनगर। इसने बोल रखा है कि मलिक अहमद शाह, तो ये थे कौन थे, मलिक अहमद शाह ही थे, ठीक है, ये सही है। सेकंड है बीजापुर। बीजापुर इसने बोल रखा है आदिल शाह, इस्माइल आदिल शाह नहीं, ये कौन थे, यूसुफ आदिल शाह थे। कौन थे, यूसुफ आदिल शाह थे, ना कि इस्माइल आदिल शाह नहीं थे। थर्ड है गोलकोंडा। गोलकोंडा में बोल रखा है इब्राहिम कुली कुतुब शाह, इब्राहिम नहीं थे, इब्राहिम नहीं थे। कौन थे, गोलकोंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह थे, सुल्तान कुली कुतुब शाह थे। तो इब्राहिम नहीं था इनके नाम के आगे, तो थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाती है। तो इसका आंसर क्या आ जाता है, ए, ठीक है। ये तो 3 हो गए। उसके बाद जो बिरार है, बिरार के कौन थे, बिरार के थे इमाद शाही डायनेस्टी, मतलब फतुल्ला इमाद शाह। कौन थे इनके, फतुल्ला इमाद शाह, फतुल्ला इमाद शाह, ठीक है। और उसके बाद बिदर, बिदर जो सल्तनत थी उसके कौन थे, कासिम बरीद, कासिम बरीद। देखो इसके पहले वाले नाम याद कर लेना, ठीक है, कासिम बरीद, फतुल्ला इमाद शाह, सुल्तान कुली कुतुब शाह, यूसुफ आदिल शाह और मलिक अहमद शाह, ठीक है। तो ये हैं इनके फाउंडर और ये है इनकी सल्तनत, ठीक है। विजयनगर अंपायर उससे बाद में ये वो हो गए थे, हरा दिया था विजयनगर अंपायर को इन्होंने। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कुषाण रूल इन एंशिएंट इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुषाण रूल के बारे में हमें मेन चीज बतानी है, कुषाण रूल के बारे में कई सारी चीजें बतानी है। सबसे पहले दी शाका एरा यूज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज स्टार्टेड बाय कनिष्क। शाका एरा जो था वो किसने स्टार्ट किया था, कनिष्क ने स्टार्ट किया था। द कुषाण एडमिनिस्ट्रेशन शो हाई डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन, नहीं, देखो कुषाण रूलर्स में डैम थोड़ा डिसेंट्रलाइजेशन था। क्या था, डिसेंट्रलाइजेशन था, ना कि सेंट्रलाइजेशन। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। थर्ड है दी चरक वाज कंटेम्प्रेरी ऑफ कुषाण किंग कनिष्क, बिल्कुल ये इनके टाइम पे थे। तो आंसर क्या आ गया हमारा, बी, ठीक है। कुषाण के टाइम पे तो ये कुछ चीजें इसके बारे में मैं बता भी चुकी हूँ यहाँ पे। और शाका एरा स्टार्ट कब होता है, 78 AD में, ठीक है। और कनिष्क, हाँ देखो कनिष्क के टाइम पे और क्या होती है, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल भी होती है, ठीक है, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल होती है। और यहाँ से ही महायान बुद्धिज्म भी स्टार्ट होता है, महायान बुद्धिज्म भी यहाँ से स्टार्ट होता है। और ये प्रिसाइड किसने की थी, वाशुमित्रा और अश्वघोषा ने, वाशुमित्रा और अश्वघोषा ने इसको प्रिसाइड किया था, किसको, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल को, ठीक है। 4th बुद्धिस्ट काउंसिल भी यहाँ पे हुई थी। इसके अलावा कुषाण्स ने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, सत्रप सिस्टम। कौन सा सिस्टम, कुषाण्स ने एक सत्रप सिस्टम शुरू किया था। सत्रप सिस्टम क्या था, मतलब इसमें अंपायर को वेरियस सत्रप्स में डिवाइड कर दिया जाता था और हर एक सत्रपी को सत्रप ही रूल करता था, ठीक है। ये था मेन। इनके टाइम पे बहुत सारे स्कॉलर्स भी आए हैं कुषाण्स के टाइम पे, जैसे कि चरक मान लो, ठीक है, सुश्रुत मान लो, अश्वघोषा मान लो, ठीक है। तो अश्वघोष ने और क्या लिखी थी, बुद्ध चरिता भी लिखी है इन्होंने, बुद्ध चरिता भी लिखी है इन्होंने, ठीक है। और ये मतलब जो कुषाण रूल है ये मतलब इनके फाउंडर कौन थे, इनके फाउंडर थे कुजुला कादफिसिस, ठीक है, कुजुला कादफिसिस, ये इनके क्या थे, फाउंडर थे। और ये क्या थे, फर्स्ट युजेही रूलर थे, ठीक है, युजेही ट्राइब जो थे उसके रूलर थे। और कुजुला कादफिस के बाद उनके बेटे आते हैं विना ताक्तु आते हैं। और विना ताक्तु के बाद हमारे आते हैं कनिष्का,
ठीक है, कनिष्का, कादफीस, ठीक है, ये मोस्ट फेमस रूलर होते हैं और इनकी कैपिटल मेनली क्या थी, पुरुषपुर। पुरुषपुर इनकी पुरुषपुर या फिर पेशावर जिसको बोलते हैं, ये इनकी कैपिटल थी। और एक कैपिटल इनकी कपिशा भी होती थी, क्या होती थी, कपिशा भी होती थी, और पुरुषपुर भी इनकी कैपिटल होती थी। और जिस घर में ये रहते थे उसको कुषाण शाह बोला जाता था, उस घर को क्या बोला जाता था, कुषाण शाह। ठीक है, और कुषाण रूलर का सबसे लास्ट रूलर कौन था, वासुदेव। कौन थे, वासुदेव सबसे लास्ट रूलर थे। 232 AD में वो डाई हो गए थे, मर गए थे। ठीक है, उसके बाद मतलब कुषाण्स के बाद कौन सी डायनेस्टी रूल करती है, ससेनियन डायनेस्टी रूल करती है। कुषाण के बाद कौन सी डायनेस्टी रूल करती है, ससेनियन डायनेस्टी रूल करती है, ईरान में और नॉर्थ इंडिया में जो रूल कर रही थी। मैंने वो बता दिया, वाशुमित्रा, अशोघोषा, नागार्जुन भी इन्हीं के टाइम पे थे। ठीक है, याद रखना, नागार्जुना भी इन्हीं के टाइम पे थे, और पारसवा भी इन्हीं के टाइम पे थे, और मथारा भी इनके टाइम पे थे, मथारा। ठीक है, ये सारे जो थे स्कॉलर्स ये इन्हीं के टाइम पे थे। और कनिष्का जो था वो हैन डायनेस्टी के जो रूलर थे उनसे भी लड़े थे। ठीक है, और उनको सेकंड अटेम्प्ट में हराया भी था। ठीक है, याद रखना, कनिष्क जो थे वो चाइना के हैन डायनेस्टी के रूलर से भी लड़े थे और उनको हराया भी था। और कनिष्क मतलब कुषाण के टाइम पे 3 स्कूल काफ़ी ज़्यादा फ्लोरिश हुए थे आर्किटेक्चर में, एक गांधारा स्कूल, एक अमरावती स्कूल और एक मथुरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा क्या हुए थे, फेमस हुए थे। तो ये है कुछ कुछ चीज़ें कुषाण के बारे में, 3 स्कूल फेमस हुए थे। उसके बाद कौन सी डायनेस्टी आई थी, कौन सा सिस्टम चला था, कौन से स्कॉलर्स थे, कौन सी काउंसिल हुई थी, तो सबसे पहले इनके फाउंडर कौन थे, फिर कौन आए, और उसके बाद कनिष्का आए और उनकी कैपिटल क्या थी। तो ये सारी चीज़ें होगी हमारी इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 90 का जो आंसर हो जाता है वो जाता है बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। ड्रग कंट्रोलर जनरल हैज़ रिसेंटली ग्रांटेड इमरजेंसी अप्रूवल टू जाइकोव डी वैक्सीन। जाइकोव डी वैक्सीन को अप्रूवल मिला, ये क्या है, फर्स्ट है इट इज़ ए DNA बेस्ड कोविड वैक्सीन दैट कैन बी एडमिनिस्टर्ड विदाउट ए नीडल। बिल्कुल ये नीडल के बिना एडमिनिस्टर की जा सकती है। और सेकंड है इट कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड टू इंडिविजुअल हु आर बिलो। देखो 12 साल से ऊपर जितने भी ना, 12 साल से ऊपर सबको ही एडमिनिस्टर की जा सकती है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, फर्स्ट करेक्ट हो जाती है। और बनाई किसने, ये अहमदाबाद बेस्ड जायडस कैलेडिला ग्रुप ने, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के साथ मिलके, इसके साथ मिलके, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक के साथ मिलके। ठीक है, और फर्स्ट वैक्सीन इंडिया में जो 12 साल से ऊपर के बच्चों को लगाई जा सकती है। ठीक है, और किस मिशन के अंडर बनाई गई है, मिशन कोविड सुरक्षा। किस मिशन के अंदर बनाई गई है, मिशन कोविड सुरक्षा के अंडर ये बनाई गई है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर हो गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे। क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस रिपोर्ट, ये कौन निकालता है, कौन निकालता है, IPCC। कौन निकालता है, IPCC। कुछ ज़्यादा जानने की इसमें ज़रूरत है नहीं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे। 93 क्या बोलता है, ये क्वेश्चन 3-4 बार पिछली बार करंट अफेयर्स में भी हो चुका है, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस में भी हो चुका है, हर जगह हो चुका है। ठीक है, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम। ठीक है, ये जो मिशन है ये बोल रहे हैं रिसेंटली अप्रूव हुआ है, इसका इम्प्लीमेंटेशन। तो हमें एडिबल ऑयल के बारे में बताना है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ एडिबल ऑयल इन वर्ल्ड। बिल्कुल, एडिबल ऑयल का लार्जेस्ट इंपोर्टर है इंडिया। और पाम ऑयल जो है मोर देन 50% एडिबल ऑयल इंपोर्ट का बनाता है। बिल्कुल, जो पाम ऑयल है वो क्या बनाता है, एडिबल ऑयल का मोर देन 50% जो है इंपोर्ट बनाता है। तो ये भी सही है। ठीक है, इंपोर्ट का एडिबल ऑयल के इंपोर्ट का 50% से ज़्यादा क्या होता है, पाम ऑयल होता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो आंसर हमारा क्या आ गया, सी। अभी हमने जो नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम जो बनाया है, ये कौन सी है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और इसमें स्पेशल फोकस दिया जाएगा नॉर्थ ईस्ट और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे। ठीक है, इसमें मेनली क्या है, हमें 2025 और 26 तक कितना करना है, 6.5 लाख हेक्टेयर जो लैंड है ना, लाख हेक्टेयर जो लैंड है वो किसके अंडर लानी है, ऑयल कल्टीवेशन के अंडर लानी है। और प्रोडक्शन हमें 2025-26 तक 11 लाख टन तक कर देना है, 11 लाख टन तक कर देना है। और अगर 2030 तक की बात करें तब तक हमारा जो प्रोडक्शन होना चाहिए 28 लाख टन होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 28 लाख टन। ठीक है, तो ये है प्रोडक्शन इंक्रीज करने का, ये है लैंड हमें कितनी उसके अंदर लेके आनी है। ठीक है, अभी इंडिया जो है एडिबल ऑयल का 60 to 70% इम्पोर्ट करता है और उस एडिबल ऑयल में से 50% से ज़्यादा क्या होता है, पाम ऑयल होता है।
ठीक है। क्वांटिटी कितनी होती है उसकी, 1/3 होती है, लेकिन उसका इंपोर्ट कितना होता है, मोर देन 50% से भी ज़्यादा। हम 2.7% से भी कम जो है वो प्रोड्यूस करते हैं इंडिया में। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 93। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पे। दी टेम्पल डेट्स बैक टू अर्ली 11th सेंचुरी। अर्ली 11th सेंचुरी का टेम्पल है, भीमदेव ने बनाया है। ठीक है, तो देखो ये तो आपको पता ही होना चाहिए, भीमदेव ने कौन सा टेम्पल बनाया है, सबसे फेमस टेम्पल मोधेरा टेम्पल, सन टेम्पल जो वो बनाया है। वहाँ पे क्या है, मैसिव रेक्टेंगुलर स्टेप टैंक है जिसको सूर्य कुंड भी है। उनके फ्रंट में 108 मिनिएचर श्राइन्स आर कार्व्ड इन बिटवीन द स्टेप इनसाइड द टैंक। A huge ornamental arch Torana leads one to the Sabha Mandapa, which is open on all sides. Every year at the time of equinoxes, the sun shines डायरेक्टली इनटू द सेंट्रल श्राइन। तो हमें बताना कौन से टेम्पल की बात चल रही है, और ये किस टेम्पल की बात चल रही है, ये चल रही है मोधेरा टेम्पल की बात चल रही है। ठीक है, मोधेरा टेम्पल ये बता दिया कब बना था, 11th सेंचुरी में बना था, राजा भीमदेव ने बनवाया था। और पुष्पावती रिवर जो थी उसके बैंक पे है। ठीक है, कौन सी रिवर के, पुष्पावती रिवर के बैंक पे है। और 1026 में ये बनवाया था। सूर्य कुंड है, और कहाँ पे, मेन गुजरात में। कहाँ पे, मेन गुजरात में। तो ये हो गया हमारा मोधेरा टेम्पल के बारे में। अब देखो अरसावली टेम्पल, अगर अरसावली टेम्पल की बात करें, ये तो यूपीएससी में भी आ चुका है अरसावली टेम्पल। इसको सूर्य नारायण स्वामी टेम्पल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सूर्य नारायण स्वामी टेम्पल भी इसको बोला जाता है। ठीक है, और ये अरसावली कहाँ पे है, आंध्रा में। अरसावली कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में ये लोकेटेड है। उसके बाद किसने बनवाया है इसको, इसको 7th सेंचुरी में ये बना हुआ है, 7th सेंचुरी में बना हुआ है। और किसने इनको बनवाया है, देवेंद्र वर्मा ने। देवेंद्र वर्मा ने इनको बनवाया है। ये कलिंगा डायनेस्टी के रूलर थे। किसके थे, कलिंगा डायनेस्टी के रूलर थे। और ये डायनेस्टी कौन सी थी, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी में आती है कलिंगा डायनेस्टी। ठीक है, देवेंद्र वर्मा ने इनको बनवाया था अरसावली टेम्पल को। और ये भी क्या एक टाइप का सन टेम्पल है। मोधेरा हमने देख लिया। फिर अब ब्रह्मदेया टेम्पल। ब्रह्मदेया टेम्पल ये कहाँ पे है, ये एमपी में है, उन्नाव में। ठीक है, उन्नाव में एमपी में है। और किसने बनाया था, किंग दतिया ने बनाया था इसको, किंग दतिया ने इसको बनाया था। और इसी के नीचे एक रिवर फ्लो करती है, उसको बोलते हैं पहुज रिवर। पहुज रिवर इसके नीचे फ्लो करती है। फिर है कोरनाक। कोरनाक का सन टेम्पल कहाँ पे है, ये उड़ीसा में है। सबको पता है 1250 एडी में इसको बनाया गया था। किंग नरसिम्हन देवा ने बनाया था, नरसिम्हन देवा वन ने इसको बनाया था। ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के रूलर थे। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूडेड है। ठीक है, और कलिंगा स्टाइल आर्किटेक्चर में, ये कलिंगा स्टाइल आर्किटेक्चर में बना हुआ है। इसको ब्लैक पगोड़ा भी बोलते हैं। ठीक है, ब्लैक पगोड़ा भी बोलते हैं। और व्हाइट पगोड़ा किसको बोलते हैं, पुरी वाले टेम्पल को, जो जगन्नाथपुरी का टेम्पल है उसको व्हाइट पगोड़ा बोलते हैं। और चंद्रभागा मेला भी यहाँ पे लगता है। क्या लगता है, चंद्रभागा मेला भी यहाँ पे लगता है। ठीक है, तो ये सारी ही चीज़ें इसके बारे में फेमस है। कुछ कुछ फेमस टेम्पल, कौन से टेम्पल कहाँ पे है, तो ये आपका हो जाना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 94 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पे। 95 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन आर प्री इंडिपेंडेंस ओरिजिन। प्री इंडिपेंडेंस के टाइम पे कौन से बने हैं। देखो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बना है, 1861 में बना है। अलेक्जेंडर कनिंगम ने बनाया था इसको। तो ये तो क्या प्री इंडिपेंडेंस का वन तो हो गया। इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन ये कब बना है, ये 1950 में बना है। तो इंडिपेंडेंस के बाद बना है। ठीक है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने बनाया था इनको। फिर है हमारा नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, ये कब बना है, 1891 में बना है। ठीक है, कलकत्ता में ये बना है। तो इंडिपेंडेंस से पहले बना। फिर साहित्य अकेडमी ये कब बनी है, 1954 में। ठीक है, तो ये दो इंडिपेंडेंस के बाद बने, ये दो इंडिपेंडेंस से पहले बने हैं। तो फर्स्ट एंड थर्ड हो गए इसका आंसर। तो आंसर क्या हो गया हमारा, बी। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन और वो किस ईयर में बनी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे। फेस्टिवल और हमें स्टेट के बारे में बात करनी है, कौन सा फेस्टिवल किस स्टेट में मनाया जाता है। फिर है सबसे पहले बोनालू फेस्टिवल। बोनालू फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तेलंगाना में मनाया जाता है, बिल्कुल। और ये महाकाली, गोडेस महाकाली फेस्टिवल होता है ये। ठीक है, बोनालू फेस्टिवल। फिर है अषाधी बीज फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, गुजरात में मनाया जाता है। और द्री फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है, अरुणाचल में मनाया जाता है। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है। तो आंसर क्या आ गया हमारा, डी। ये सारे फेस्टिवल इन्हीं स्टेट्स में मनाए जाते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टेट्स को याद करना कि उसमें क्या क्या होता है। आ जाते हैं 97 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एट्रीब्यूटेड एज रीजन फॉर डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। राइज ऑफ महाजनपदास हो सकता है।
राइज ऑफ महाजन पता हो सकता है। मौर्यन एम्पायर जो था वो कब बना था, ये तो पहले महाजनपद आए थे, उसके बाद तो मौर्यन एम्पायर उभर के आया था। ठीक है, तो ये कैसे बन सकता है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो होगी हमारी रॉन्ग, तो क्योंकि महाजनपद तो पहले ही बन चुके थे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो होगी हमारी रॉन्ग कि महाजनपद तो पहले ही बन चुके थे। अब अलेक्जेंडर का इन्वेजन देखो, अलेक्जेंडर का इन्वेजन जो था कब हुआ था, जब नंदा डायनेस्टी थी। कब थी, जब कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही थी, नंदा डायनेस्टी जब रूल कर रही थी मगध पे, तो ये भी नंदा डायनेस्टी मौर्यन से पहले ही रूल कर रही थी। ठीक है, उसके बाद ही तो आए थे वो मौर्यंस, तो ये भी कैसे इन्वेड कर सकता है उस टाइम पे, तो फिफ्थ भी नहीं होना चाहिए, फिफ्थ भी नहीं होना चाहिए, तो आंसर आ गया हमारा डी। देखो ऐसे क्वेश्चंस केवल और केवल एलिमिनेशन से होंगे, अगर आपको उस टाइम पे पता है ना कि कौन किस टाइम पे इन्वेड कर रहा है, कौन सी डायनेस्टी किस टाइम पे, तो आपको हो जाएंगे। ये भी है, नेग्लेक्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो गया था, और अशोका की पॉलिसी ऑफ धम्मा पे ब्राह्मणिकल रिएक्शन, ये सारी चीज़ों के कारण ही जो मौर्यन एम्पायर था वो क्या हो गया था, डिक्लाइन हो गया था। आंसर आ गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पे। क्या बोलता है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर इन इंडिया। रॉक कट आर्किटेक्चर की हिस्ट्री के बारे में बताना है। द यूज ऑफ चैत्याज आर्क इन स्टोन वाज सीन फॉर द फर्स्ट टाइम इन बराबर केव। यूज ऑफ चैत्य आर्क बराबर केव में सबसे पहले यूज हुआ था, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, हमने पहले में ही किया था ये। सेकंड है द बराबर केव्स आर कार्व्ड आउट ऑफ सिंगल मोनोलिथिक ग्रेनाइट साइड, बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है। फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी जो है वो 11th क्लास की चैप्टर फर्स्ट उसमें ये दिया गया पेंटिंग्स के बारे में, बराबर केव्स के बारे में। ठीक है, लोमास रेसी केव के बारे में भी दिया गया है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पे। कौन सी स्टेट्स में ये सिचुएटेड है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। सबसे पहले है एरावतेश्वर टेम्पल, बिल्कुल कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। विक्टोरियन गोथिक असेंबल, ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, मुंबई में है, गोवा में नहीं है, ये कहाँ पे है, मुंबई में है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होती है, हमारा आंसर आ गया 1 और 4। इसका मतलब विरूपक्षा टेम्पल कहाँ पे है, कर्नाटका में है, बिल्कुल सही है। और जंतर मंतर कहाँ पे है राजस्थान में। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग होगी, तो हमारा डायरेक्ट आंसर क्या आ गया, बी। तो ये जगह का नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 99 हमारा कंप्लीट हो जाता है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे। क्वेश्चन नंबर 100 हमें क्या बोलता है, वाका टाका डायनेस्टी के बारे में बताना है। सबसे पहले है दी वाका टाका डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय ए क्षत्रियन चिफ्टेन इन रीजन ऑफ बंगाल। याद रखना, वाका टाका डायनेस्टी एक ब्राह्मण चिफ्टेन ने फाउंड की थी। ठीक है, क्या थे ये, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय नहीं थे। ठीक है, ब्राह्मण थे ये, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई हमारी रॉन्ग कि वो ब्राह्मण थे, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग। इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। दे हैड फॉर्म्ड मैट्रिमोनियल टाइज विद गुप्तास, बिल्कुल इन्होंने बनाए होंगे अपने मैट्रिमोनियल टाइज गुप्तास के साथ, कि जैसे कि इन्होंने जो चंद्रगुप्त वन है ना, चंद्रगुप्ता वन, ठीक है, चंद्रगुप्ता वन जो था, उनकी जो बेटी थी प्रभावती गुप्ता, ठीक है, प्रभावती गुप्ता, ठीक है, उनसे शादी की थी इन वाकाटाका किंग ने। कौन से किंग ने उनसे शादी की थी, रुद्रसेना टू ने। रुद्रसेना टू ने उनकी बेटी से शादी की थी, चंद्रगुप्त वन की बेटी से। ठीक है, तो इन्होंने मैट्रिमोनियल रिलेशंस बनाए थे, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, सही होगी। सेकंड है दी रॉक कट बुद्धिस्ट विहार एंड चैत्याज ऑफ अजंता केव्स वर बिल्ड अंडर द पैट्रनेज ऑफ वाकाटाकाज। ये जो थे ये वाकाटाका किंग के अंडर बने थे, ये जो थे वाकाटाका किंग के अंडर बने थे, ये भी स्टेटमेंट सही है। और ये ऐसा कहाँ लिखा मिला, हरी सेना जो कोर्ट पोएट थे उन्होंने ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसा उन्होंने लिखा हुआ है, ऐसा मिला हुआ है। ठीक है, वहाँ पे इंस्क्रिप्शन में तो उन्होंने बनाया था, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो आंसर क्या हो गया हमारा, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट, थर्ड करेक्ट, सॉरी फर्स्ट इनकरेक्ट, सेकंड करेक्ट, थर्ड करेक्ट। ठीक है, और वाकाटाका की बात करें तो उसके बाद इसके वाकाटाका के बाद कौन से आते हैं, सतवाहनाज आते हैं। कौन से आते हैं, सतवाहनाज आते हैं। ठीक है, दक्कन में, और ये कब थे, 3rd से 5th सी के बीच में थे ये। उसके बाद गुप्तास के कॉन्टेम्परेरी थे, ये तो बता ही दिया। और वाकाटाका डायनेस्टी को फाउंड किसने किया था, विद्या शक्ति ने। ठीक है, विद्या शक्ति ने, उसका नाम क्या था, विद्या शक्ति, विद्या शक्ति उनका नाम था जिन्होंने इसको फाउंड किया था। ये ब्राह्मण चिफ्टेन थे, गुजरात से थे। ठीक है, गुजरात से लेके तुंगभद्रा तक का रीजन इन्हीं का था, और मेनली ये क्या थे, शेवाइट थे,
शिवाइट थे, मतलब शिव जी की भक्ति करते थे। ठीक है, तो ये हो गया हमारी वाकाटाका के बारे में। तो हमारा जो 4th लेक्चर है वो भी कंप्लीट हो जाता है इसी नोट पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और प्लीज़ अपने एक एक फ्रेंड से तो कम से कम शेयर करो यार। ठीक है, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दो चैनल को। ठीक है, तो चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं, और बस एक एक को भी आप शेयर करोगे तब भी सब्सक्राइबर बढ़ सकते हैं। ठीक है, जितने भी बच्चे हो सब एक एक से शेयर कर दो यार, एक एक को बोलो कि आप सब्सक्राइब करो, नहीं तो अपने घर में एक एक से खुद ही सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर इसी नोट पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।